हेलो 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 एंड वेलकम बैक टू ब्ले लर्नर K12। सो दिस इज आयुष राज एंड आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। हालांकि अगर आप बुक रेफर करोगे तो उसमें पाओगे कि इस चैप्टर का नाम है इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस। लेकिन क्योंकि इस साल सिलेबस में काफी सारे चेंजेस करे गए हैं और काफी नए सारे टॉपिक ऐड किए गए, तो इसके बाद इस चैप्टर का नाम भी बदल कर अब इंडियाज फॉरेन पॉलिसी हो गया। तो सबसे पहले आज हम लोग यही देखते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या चीजें तैयार करनी है नए सिलेबस के हिसाब से। तो अगर आप ओल्ड सिलेबस की बात करो तो पहले हमें नेहरूज फॉरेन पॉलिसी के बारे में पढ़ना था। सिनो इंडिया वॉर ऑफ 1962, इंडो पाक वॉर ऑफ 1965-71, शिफ्टिंग अलायंस इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ये टॉपिक तैयार करने थे। बट हमें ये अब नहीं पढ़ना है। न्यू एंड करेंट सिलेबस की जहां तक बात करें तो उसमें प्रिंसिपल्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी हमें तैयार करना है। देन इंडिया चेंजिंग रिलेशंस विद अदर नेशन, अर्थात भारत के विभिन्न देशों के साथ बदलते हुए जो संबंध है उसके बारे में हमें तैयार करना है। यूएस के साथ, रशिया के साथ, चाइना एंड इसराइल के साथ, इन चार कंट्री के साथ जो बदलते हुए रिश्ते हैं भारत के, उसको तैयार करना है। एंड उसके बाद इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम, हालांकि क्योंकि पिछले कुछ सालों में न्यूक्लियर पॉलिसी में भी बदलाव आए हैं भारत के, तो वो भी पढ़ना है हमें। सो अगर आप बुक देखोगे तो उसमें पता चलेगा केवल चाइना के साथ जो बदलते हुए रिश्ते हैं उसके बारे में हमें ठीक ढंग से पता है। बाकी नेशंस के साथ जो रिश्ते हैं उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया हमारे बुक में। तो हमें कहां से तैयार करना है, एक बहुत बड़ा हेडेक था। तो ये जो वीडियो होने वाला है ये आपका वन शॉट वीडियो होने वाला है। वन शॉट वीडियो होने का अर्थ ये हुआ कि आपको एक वीडियो में इन पूरे टॉपिक को कवर कर लिया जाएगा। मतलब आपको कहीं दूसरे जगह रेफर करने की जरूरत नहीं है, आप इन टॉपिक को यहां से इस वीडियो से तैयार कर सकते हो। अब ये दूसरा हेडेक ये आता है कि सर मुझे नोट्स भी बनाना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने आपको इस चैप्टर का नोट्स प्रोवाइड कर रखा है, हालांकि पहले से अपडेटेड था। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। राइट, आपको वहां पर टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, हालांकि आपको स्क्रीन पर भी हो रहा होगा टेलीग्राम। आप सर्च करोगे ब्लेड लर्नर K12 तो वहां पर टेलीग्राम आपको ग्रुप मिल जाएगा और वहां से आप इस चैप्टर का नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। हालांकि अगर आप टेलीग्राम नहीं यूज कर रहे हो तो आपको डायरेक्ट लिंक भी वहां पर दिया गया, वहां से भी आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। राइट, एंड फिर भी अगर नहीं हो रहा है तो आप हमें मेल कर सकते हो, उसका भी मेल लिंक दिया गया है, वहां से आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है। एंड सर उसके अलावा चीजें कहां पर बस रुकती हैं, देखिए उसके बाद आपको एक क्विज भी दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में जाकर आप क्विज को भी अटेम्प्ट कर सकते हो ताकि आप अपने आप को जांच कर सको कि आपने क्या पढ़ा और क्या सीखा है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, इस वीडियो को कंप्लीट करना है। आपको एक बार में नहीं तो दो बार में सही, तीन बार में ही सही, लेकिन इस पूरे वीडियो को देखना है क्योंकि एक जगह पे आपको कॉम्प्रिहेंसिवली मटेरियल मिल जाने वाला है। और अगर आप आगे पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा इस हाईएस्ट क्वालिटी का मटेरियल आपको प्रोवाइड कर रहा हूं मैं यहाँ पर, क्योंकि एक जगह पे कंसोलिडेटेड मटेरियल आपको इस चैप्टर का नहीं मिलेगा। तो इसके लिए मैंने सोचा है, समझा है और उसके बाद ये जो मटेरियल है उसको कंपाइल करके आपके सामने दिया है। राइट, और आप रिवाइज भी कर सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि जब आप रिवाइज करते हो तो स्पीड बढ़ा कर रिवाइज करोगे। ठीक है, 1.25 या 1.5 पर आप देखोगे। इवन कि मैं तो रिकमेंड कर रहा हूँ 2 टाइम्स करके भी आप देख सकते हो अगर आप कंफर्टेबल हो तो, अपने कंफर्ट को देखते हुए। क्योंकि इससे क्या होगा कि आपका टाइम बचेगा, क्योंकि आपने एक बार तो पढ़ रखा है ना, बस उसको रिवाइज करना है, तो आप फास्टली भी उन चीजों को ग्रास्प कर सकोगे। तो आपको इस वीडियो को कंप्लीटली देखना है और इस पूरे लेक्चर के दौरान मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछने वाला हूं, और जो भी व्यक्ति उन सारे क्वेश्चंस का आंसर कमेंट बॉक्स में देते हैं तो उस कमेंट को मैं पिन भी करूंगा और इंस्टाग्राम हैंडल पे उसका स्टोरी भी लग जाएगा। तो यहां पर आपको इंस्टाग्राम आईडी भी दिख रहा होगा, यहां पर आप हमें फॉलो कर सकते हो और आपकी स्टोरी भी वहां पर फीचर हो सकती है। तो आपके पास ये भी मौका है, तो मतलब सारा कुछ यहां पर मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है। सर यहाँ पे वन शॉट वीडियो भी है, नोट्स भी है, क्विज भी है, एंड आपको इसके अलावा और क्या चाहिए। ठीक है, तो आप हमसे जुड़ने के लिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर हमें फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे एंड यूट्यूब पे आप जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी दुनिया में। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। देखिए फॉरेन पॉलिसी क्या होता है। अगर बात करें कंट्री ए की, मान लेते हैं कंट्री ए है और ये कंट्री बी है और ये कंट्री सी है। तो कंट्री ए जिस तरीके से कंट्री बी एंड कंट्री सी के साथ रिलेशन बनाएगी उसको हम लोग क्या कहते हैं, फॉरेन पॉलिसी। मतलब क्या हो गया, जिस तरीके से, जिस नीति के हिसाब से दूसरे देशों के साथ एक देश संबंध बनाता है उस संबंध के तरीकों को क्या कहते हैं, फॉरेन पॉलिसी। समझ में आ गया, मतलब एक देश है वो दुनिया के अलग अलग देशों के साथ जिस तरीके से संबंध बनाएगा मल्टीलैटरली या बायलैटरली, उस तरीके को क्या कहेंगे हम लोग, फॉरेन पॉलिसी।
ठीक है। हालांकि यहाँ पर एक प्रॉपर डेफिनेशन दिया गया है, कंट्रीज पॉलिसी दैट इज प्रैक्टिस डिजाइन एंड फॉर्मुलेटेड टू सेफ गार्ड एंड प्रमोट हर नेशनल इंटरेस्ट इन द कंडक्ट ऑफ रिलेशनशिप विद अदर कंट्रीज बोथ बायलैटरली एंड मल्टीलैटरली। मतलब वही चीजें बताई गई है, कंट्री का ऐसा पॉलिसी जो कि दूसरे देशों के साथ वो बनाती है, इस तरीके से बनाती है ताकि उनके इंटरेस्ट प्रमोट हो सके, उनका इंटरेस्ट सेफगार्ड हो सके। उस तरीके को क्या कहा जाता है, उस पॉलिसी को क्या कहा जाता है, फॉरेन पॉलिसी। समझ में आ गया? एक देश की ऐसी पॉलिसी जो कि बनाई जाती है दूसरे देशों के साथ, ठीक है, दूसरे देशों के साथ, ताकि अपने इंटरेस्ट प्रमोट हो सके। कंट्री ए, फॉर एग्जाम्पल के लिए कंट्री ए है ना, वो बी के साथ या सी के साथ रिलेशन कैसे बनाएगी, उस तरीके को कहा जाता है फॉरेन पॉलिसी। और सोचिए कैसे बनाएगी कंट्री ए, इस तरीके से बनाएगी ताकि कंट्री ए का फायदा हो सके, ठीक है। और वही बी की अगर बात करें तो वो ए और सी के साथ रिलेशन बनाएगी, तो उस रिलेशन के तरीके को हम लोग क्या कहेंगे, फॉरेन पॉलिसी। और किस तरीके से बनाएगी बी, इस तरीके से बनाएगी कि उनके दिमाग में हमेशा रहेगा कि हमारे इंटरेस्ट प्रमोट हो सके, हमारे फायदे की चीजें हो सके, ठीक है। तो अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है ना, वो इंडिपेंडेंस से पहले ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में था। तो उस तरीके से अगर आप देखोगे तो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी थी प्री इंडिपेंडेंस इरा में, वो ब्रिटिश राज की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। सिंपल, मतलब आजादी से पहले हम लोग ब्रिटिशर्स के गुलाम थे। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी फॉरेन पॉलिसी का कर्ता धर्ता कौन होगा, ब्रिटिशर्स होंगे। मतलब वही डिसाइड करेंगे कि हमारे रिलेशन किस प्रकार से दुनिया के अलग अलग देशों के साथ होंगे, ठीक है। ये चीजें थी। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर की अगर बात करें तो WW2 अर्थात सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसमें हम लोग ब्रिटिशर्स की तरफ से लड़ाई लड़ रहे थे। मतलब हम लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे थे, बट एज एन इंडियन कंट्री नहीं, मतलब एक भारत देश के रूप में नहीं, आई मीन उसमें सपोर्ट कर रहे थे, बल्कि हम लोग ब्रिटिशर्स के तरफ से लड़ाई लड़ रहे थे। ब्रिटिशर्स अलाइड पावर में थे और हम लोग ब्रिटिशर्स के तरफ से लड़ाई लड़ रहे थे, ठीक है। एंड फाइनली क्या होता है, तो ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं। एंड उसके बाद अगर आप देखोगे तो 1947 में इंडिया आज़ाद हो जाता है। 15 अगस्त 1947 को इंडिया आज़ाद हो जाता है। और वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो खत्म हुआ था 1945 में हुआ था। तो इसके बाद क्या होता है कि हमारे जिम्मे में आ जाते हैं। मतलब क्या हुआ कि अब फॉरेन पॉलिसी कौन डिसाइड करेगा, भारत खुद से। पहले कौन कर रहा था इंडिपेंडेंस से पहले, ब्रिटिशर्स। अब कौन करने वाला था, अब भारत के अपने लोग करने वाले थे। कि मतलब भारत देश अब डिसाइड करने वाला था कि हमें किस प्रकार से दुनिया के अलग अलग देशों के साथ संबंध बनाने। क्लियर चीजें। लेकिन जब आजाद हुआ था कोई भी देश, और उस समय अगर आप देखोगे 1945 के बाद वाला जो दौर था, उस समय दुनिया के कई सारे देश ही एक झटके में आजाद हो रहे थे, ठीक है। मतलब आप इंडिया की बात करोगे तो आसपास देखो, जैसे श्रीलंका 1948 में आजाद हुआ था, ठीक है, म्यांमार, और उधर आप जाओगे मिडिल ईस्ट की तरफ तो बहुत सारे और भी कंट्री थे, इजराइल वगैरह थे 1948 में। एंड अफ्रीका जाओगे तो वहां पर भी बहुत सारे देश उस दौर में आजाद हो रहे थे एक झटके में। और उन सब देशों को कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे थे, ट्विन चैलेंज, वेलफेयर एंड डेमोक्रेसी, ठीक है। मतलब क्या हो गया, इंडिया के साथ साथ और भी देश जो आजाद हो रहे थे उनको कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे थे। कौन से चैलेंज, वेलफेयर एंड डेमोक्रेसी। मतलब क्या हो गया कि उन देशों को अब ये डिसाइड करना था कि उस देश में वेलफेयर कैसे होगा। जैसे इंडिया की अगर बात करें तो अब इंडिया के लोगों को अब डिसाइड करना था कि इंडिया के लोगों का वेलफेयर कैसे हो, क्लियर, एंड डेमोक्रेसी कैसे स्टैब्लिश हो। और आप देखो इंडिया की बात करें तो वो बहुत नॉर्मल चीज लगता है कि हम लोग आजाद हो गए ब्रिटिशर से और हम लोगों ने अपने यहाँ पर डेमोक्रेसी स्टैब्लिश कर ली, और काफी लंबे समय से हम लोग डेमोक्रेसी को प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन दुनिया के कई देश ऐसे हैं जिन्होंने आजादी के बाद डेमोक्रेसी को अडॉप्ट नहीं किया। उन देशों ने या तो डिक्टेटरशिप वहां पे आ गया, या फिर मिलिट्री रूल आ गया, या फिर चीजें वहां पर दूसरे प्रकार से अलाइन हो गई, ठीक है। मतलब क्या हो गया, डेमोक्रेसी स्टैब्लिश नहीं हुआ कई देशों में आजाद होने के बाद भी। ये नॉर्मल लग रहा है हमारे लिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की बात कर रहा हूं मैं। पाकिस्तान में आजादी के बाद, मतलब 1947 में हम लोग का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान हमसे अलग हो गया, लेकिन आजादी के बाद वहां पर कई सालों तक मिलिट्री रूल रहा, ठीक है। कुछ कुछ सालों में वहां पर क्या हो जाता है, मिलिट्री कू कर देती है और वहां पर मिलिट्री रूल स्टैब्लिश हो जाता है। तो उन देशों के लिए एक चुनौती है कि नहीं, डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करना बिल्कुल चुनौती है। इंडिया के लिए ये बातें नॉर्मल लगती है कि इंडिया में हम लोगों ने वेलफेयर करा, पॉवर्टी एलिवेशन के प्रोग्राम चलाए, एंड यहाँ पर डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश किया। लेकिन बहुत सारे देशों के ऐसे चीजें नहीं हो पाई, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज था। हालांकि इंडिया के साथ तो और भी दिक्कतें, मतलब बाकी सारी दिक्कतें तो है ही, वेलफेयर और डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करने ही है, लेकिन इंडिया के साथ तो और भी दिक्कत है। इन ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे प्रॉब्लम छोड़ कर गए थे, वो हमारे क्या पार्टीशन करवा दिया था हमारा, और इतने बड़े स्केल में लोग यहाँ से यहाँ मूव किए थे। ये बहुत ही ज्यादा त्रासदी थी, क्योंकि सेकेंड अगर आप कहोगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद
कुछ इस स्तर का वहां पे त्रासदी पूरी दुनिया में ही, अब उस स्केल का आप कह सकते हो कि उस स्केल में लोग मारे गए, क्योंकि लोग एक जगह से दूसरी जगह तक जा रहे थे ना। मतलब इंडिया को छोड़ के पाकिस्तान बहुत सारे लोग जा रहे थे, पाकिस्तान को छोड़ के इंडिया आ रहे थे बहुत सारे लोग, और इस दौरान काफी बड़ी संख्या में लोग मारे गए, लाखों लोग बेघर हो गए, लाखों लोग मारे गए, ये स्थिति था। एंड इंडिया में पॉवर्टी एलिवेशन भी करना था, राइट। ये सारी चीजें थी, मतलब बहुत सारी दिक्कतें थे, वेलफेयर भी करना है, डेमोक्रेसी भी करना है, राइट। और साथ ही साथ जो पार्टीशन का दंश है, पार्टीशन का जो एक प्रॉब्लम है, बाउंड्री डिसाइडेड नहीं है, इन सब चीज़ों को हमें देखना था, उसको ठीक करना था। साथ ही साथ पॉवर्टी एलिवेशन का जो ये मतलब एक गोल था इंडियन लीडर्स का कि हमेशा से कि देश में पॉवर्टी को दूर करना है, इवन कि इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉवर्टी हुआ करते थे, उन सबको दूर करना है। तो ये सब इंडिया के सामने चैलेंजेस थे आज़ाद होने के समय में। तो इंडिया ने क्या डिसाइड करा कि हम लोग क्या करेंगे, अपने देश का तो भला करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ दूसरे देशों के सोवरेनिटी को भी रिस्पेक्ट करेंगे। सोवरेनिटी को रिस्पेक्ट करने का मतलब क्या हो गया कि दूसरे देश की संप्रभुत्ता को, संप्रभुत्ता मतलब वो देश अपने आप में फ्री है और हम उसके मामले में इंटरफेयर नहीं करेंगे। समझ में आया? आप एक सोवरेन हो, इसका अर्थ ये हुआ कि आपके मैटर्स में कोई तीसरा आदमी आकर इंटरफेयर नहीं करेगा। तो इंडिया का ये कहना था कि हम एक सोवरेन कंट्री हैं, हम एक सोवरेन नेशन है, हमारे मैटर में कोई और इंटरफेयर नहीं करेगा। लाइकवाइज हम भी किसी दूसरे के मैटर में इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो मतलब आप मेरी सोवरेनिटी को रिस्पेक्ट करोगे और हम आपकी सोवरेनिटी को रिस्पेक्ट करेंगे। इंडिया की आइडियोलॉजी ये थी, मतलब हम किसी के फटे में टांग नहीं अड़ाएंगे, ये चीजें थी, ठीक है। और अगर आप देखोगे कि इंडिया का जो नेशनल मूवमेंट था, नेशनल मूवमेंट की अगर बात करें तो भारत का जो आज़ादी का संग्राम था, मतलब भारत जो आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहा था, इसने ना केवल इंडिया के लोगों को बल्कि दुनिया के कई सारे देशों के लोगों को इंस्पायर भी किया है, कई सारे देशों के लोगों को इंस्पायर किया। मतलब भारत में जो आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो इससे इंस्पायर होकर बहुत सारे देशों ने भी अपने यहाँ पर लड़ाई शुरू किया और उस तरीके की मेथोडोलॉजी को अपनाया, ठीक है। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट बहुत बड़े स्केल पे ये लोगों को इंस्पायर कर रहा था, और ना केवल भारत के लिए लड़ाई थी बल्कि दुनिया के किसी भी हिस्से में कॉलोनिज्म जो अगर प्रैक्टिस करी जा रही है उनके खिलाफ लड़ाई थी। मतलब भारत की जो लड़ाई थी, भारत में जो आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे हम लोग, यहाँ के नेता, यहाँ के बड़े बड़े क्रांतिकारी लोग, वो केवल भारत के लिए लड़ाई नहीं था, वो एक आइडियोलॉजी के खिलाफ लड़ाई था कि दुनिया में कोई भी देश गुलाम नहीं होना चाहिए। इम्पीरियलिज्म जो होता है कि अपने एरिया को आप बढ़ाते चले जाओगे, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। भारत की लड़ाई उस चीज़ के लिए थी। भारत की लड़ाई छोटी चीज़ों के लिए नहीं थी कि मतलब हाँ केवल इंडिया को आज़ाद करवा लेंगे, नहीं, पूरी दुनिया में कहीं कॉलोनिज्म नहीं होना चाहिए, कहीं पे इंपीरियलिज्म नहीं होना चाहिए। एंड बहुत सारे एशियन एंड अफ्रीकन कंट्री को हमारे नेशनल मूवमेंट ने इन्फ्लुएंस भी किया था। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल आप आईएनए को देख सकते हो, इंडियन नेशनल आर्मी, आज़ाद हिंद फौज, जो कि सुभाष चंद्र बोस जी ने बनाया था, और दुनिया के कई सारे देशों में होते हुए उन्होंने इस चीज़ को आगे बढ़ाया था। तो ये सब हमारे देशों की खासियत थी, अच्छी चीज़ें हैं। अब देखते इंडिया का जो इंडिपेंडेंस हुआ 15 अगस्त 1947, ये जो डेट था, इसके बाद भारत एक आज़ाद देश के तौर पर दुनिया के नक्शे में आ चुका था। पहले हम लोग ब्रिटिश इंडिया थे, अब हम लोग इंडिया, रिपब्लिक ऑफ इंडिया बनने वाले थे 1950 में। 26 जनवरी को हम बन जाते हैं रिपब्लिक ऑफ इंडिया। बट ये जो समय था, ये बहुत ही क्रूशियल, वर्ल्ड हिस्ट्री में आप पढ़ोगे ये दौर कई सारे बदलावों को लेके आया था, क्योंकि इस दौर में बहुत सारी चीजें हो रही थी। पहला, बिगनिंग ऑफ द कोल्ड वॉर एरा, मतलब अब शुरुआत होने वाला था शीत युद्ध का दौर, कोल्ड वॉर आपने पढ़ा है, और इसको आगे में मैं लेक्चर में कवर करूंगा। यूएसए एंड यूएसएसआर जो दो मेजर पावर थे, दो सुपर पावर थे, इनके बीच में लड़ाई शुरू हो गई थी, कोल्ड वॉर, ये वही दौर था। 1945 के बाद वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म होता है और उसके बाद कोल्ड वॉर इरा शुरू हो जाता है। कोल्ड वॉर का कोई एक पर्टिकुलर टाइम नहीं है कि इतनी ही तारीख से शुरू हुआ था, ये वही दौर था। 1945 के बाद जो साल आते चले गए ना, उस दौर में यूएस एंड यूएसएसआर के बीच में कोल्ड वॉर शुरू होता है। हालांकि थोड़ा बहुत हिंट में आपको दे देता हूँ, कोल्ड वॉर इसलिए कहा जाता है इसको, यूएसए और यूएसएसआर के बीच की लड़ाई को, क्योंकि ये कभी भी हॉट वॉर नहीं बना। हॉट वॉर मतलब कि कभी भी यूएसए और यूएसएसआर की आर्मी सामने सामने आकर कहीं पे भी लड़ाई इन्होंने नहीं लड़ा, बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों में जाते थे और वहां पर मान लीजिए एक देश है, फॉर एग्जाम्पल के लिए अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान है और इसमें क्या करती थी, यूएसएसआर एक ग्रुप को सपोर्ट कर देती थी, यूएसए एक ग्रुप को सपोर्ट कर देती थी। तो ये दोनों लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है, अफगानिस्तान के अपने एरिया के दो ग्रुप लड़ाई कर रहे हैं, बल्कि और इसमें लेकिन यूएसए और यूएसएसआर दोनों ही एक दूसरे को परेशान कर रहे हैं। मतलब क्या हुआ
कि डायरेक्ट कॉन्फेडरेशन नहीं हो रहा है यूएसए और यूएसएसआर के बीच में, बल्कि तीसरे तरीके से इनडायरेक्टली लड़ाई लड़ी जा रही है। क्लियर? तो ये दौर था बिगनिंग ऑफ द कोल्ड वॉर। नेक्स्ट, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द यूएन, 24 अक्टूबर 1945। ये वो डेट था जब यूनाइटेड नेशंस की एस्टैब्लिशमेंट होती है और भारत में या फिर आप कहोगे दुनिया में एक नई तरह की चीजें अब एस्टैब्लिश होने वाली थी, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस को बनाया क्यों गया था? ये जो वर्ल्ड वॉर हुए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ऐसा स्थिति दोबारा विश्व में ना आए, इसके लिए यूनाइटेड नेशंस को बनाया गया था। मतलब वर्ल्ड पीस को एस्टैब्लिश करना, रिकंस्ट्रक्शन, रीएस्टैब्लिशमेंट, दुनिया में जो भी त्रासदी हुई है 2 वर्ल्ड वॉर के कारण उसको ठीक करना और आगे ना होने देना। ठीक है, और काफी हद तक ये सक्सेसफुल भी रहा है, क्योंकि थर्ड वर्ल्ड वॉर उसके बाद से नहीं हुए। और इवन की यूएन ने काफी सारे अपने आयाम को भी बढ़ा दिया, अब ये दूसरे सारे क्षेत्रों में भी घुस गई है, WHO हो गया या फिर आप यूनिसेफ हो गया, तो अलग अलग तरीके से ये लोग अपने अपने कामों को विस्तारित कर रहे हैं। लेकिन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूएन भी उस समय एक बहुत बड़ा एक स्टेप था वर्ल्ड हिस्ट्री में। फिर इसके बाद देखोगे न्यूक्लियर वेपन का क्रिएशन, एक अंधी दौड़ शुरू हो गई थी। यूएसए अब बनाने के लिए आगे दौड़ गया था, यूएसएसआर बनाने के लिए एक रेस हो गया था ना, आर्म्स रेस, कि मतलब यूएसएसआर कह रहा है कि हम 50 बना लिए, यूएसए कह रही है कि नहीं हम 70 बना लिए, वो कह रहा है कि नहीं हम 100 बना लिए, ऐसी चीजें हो रही थी बेसिकली। ठीक है, मतलब एक देश दूसरे देश से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए तैयार था। ठीक है, फिर बीच में चाइना भी कहता है कि नहीं हम भी बनाने के लिए अब तैयार हो गए, हम भी आगे बनाएंगे। इंडिया भी बाद में स्टार्ट करता है न्यूक्लियर प्रोग्राम, न्यूक्लियर वेपन को। हालांकि न्यूक्लियर वेपन को उसने पीसफुल यूज के लिए उन्होंने डेवलप किया था, बट एक न्यूक्लियर वेपन का एक दौर शुरू हो गया था और इसमें जो देश लगे हुए थे सबसे मेजरली वो था यूएसए एंड यूएसएसआर, क्योंकि मैंने आपको बताया ये कोल्ड वॉर का दौर था और एक देश दूसरे देश से पावरफुल दिखना चाहता था। उन दोनों देश में रेस, तो एक आर्म्स रेस शुरू हो गया था और एक देश दूसरे देश से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन बनाना चाहता था, मतलब दूसरे से ज्यादा हम लोग बनाए वो चीज। नेक्स्ट है इमरजेंस ऑफ कम्युनिस्ट चाइना। हालांकि इसकी बात ही करनी बहुत बेकार सी चीज है। 1949 में कम्युनिस्ट चाइना का इमरजेंस होता है और आप देखोगे पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना इसके बाद आती है, जिसके बारे में हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे चाइना के बारे में। नेक्स्ट, बिगनिंग ऑफ डीकोलोनाइजेशन, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि उस दौर में बहुत सारे कंट्री फ्री हो रहे थे, डीकोलोनाइज हो रहे थे, मतलब वहां पे गुलामी जो थी वो खत्म हो रही थी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इंडिया में क्या क्या चीजें हो रही थी। इंडिया में नेहरू जी का क्या रोल था फॉरेन पॉलिसी में। तो आपको बता दूं कि पंडित नेहरू हमारे देश के प्रधानमंत्री तो थे ही, साथ ही साथ एक्सटर्नल अफेयर्स का भी जो मिनिस्ट्री है उन्होंने अपने पास रखा था। मतलब वो भारत के विदेश मंत्री भी थे, प्रधानमंत्री और साथ साथ भारत के विदेश मंत्री भी थे, और वो 17 सालों तक रहते हैं, 1947 से 64 तक, मतलब जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो गई तब तक वो भारत के प्रधानमंत्री और साथ ही साथ भारत के विदेश मंत्री भी थे। 1947 से 64 तक वो भारत के विदेश मंत्री भी रहे हैं और उन्होंने फॉरेन पॉलिसी को इस तरीके से बनाया ताकि इंडिया कोल्ड वॉर के चक्करों में ना फंसे। कोल्ड वॉर में पूरी दुनिया लगी हुई है, कुछ जो कंट्रीज हैं वो यूएसए की तरफ है, कुछ जो कंट्रीज है वो यूएसएसआर की तरफ है, और दोनों कंट्री के जो ग्रुप्स है वो एक दूसरे से लड़ाई लड़ रहे हैं। और नेहरू जी की जो पॉलिसी थी वो ये थी कि कोल्ड वॉर के दौर में ना फंसे। ठीक है, कि कोई भी कंट्री के सपोर्ट में ना जाए, ना यूएसए की तरफ जाए और ना यूएसएसआर की तरफ जाए। तो हमारे नेहरू जी की क्या पॉलिसी थी उसके बारे में देखते हैं। हालांकि ये एक बहुत डिफिकल्टिंग बैलेंसिंग एक्ट था, क्योंकि ये जो बैलेंस था नहीं, ये कभी भी परफेक्ट अपीयर नहीं होता था। परफेक्ट अपीयर नहीं होने का मतलब ये हो गया कि भारत अगर चाहकर भी कोल्ड वॉर के दौर में न्यूट्रल नहीं रह पाया। न्यूट्रल नहीं रहने का मतलब अगर आप देखोगे तो स्वेज कैनल का इशू हुआ था। स्वेज कैनल अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मैप में देखो, ये मेडिटेरियन सी है और ये रेड सी और यहाँ पर स्वेज कैनल है। ठीक है, तो यहां पर एक इशू हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि इजिप्ट में नासिर जो वहां के लीडर थे उनका शासन आया था और उन्होंने स्वेज कैनल के लिए पॉलिसी अपनी बदली, और ये स्वेज कैनल यूरोपियन कंट्रीज के लिए काफी इंपॉर्टेंट था और उन्होंने ये इस चीज को रोकने के लिए काफी सारे प्रयत्न किए। तो ब्रिटेन ने अटैक कर दिया इजिप्ट पे। क्यों? क्योंकि इजिप्ट वाले स्वेज कैनल को अपने हिस्से में ले रहे थे और उसको अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो इंडिया ने बोला कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, ब्रिटिशर्स ने जो अटैक किया ये गलत किया, बिल्कुल गलत किया, ये न्यू कॉलोनियल इन्वेजन है, आप दूसरे देश पे क्यों अटैक कर रहे हो, स्वेज कैनल इजिप्ट का हिस्सा है, ब्रिटेन आके क्यों इस पे अटैक करेगा। तो इंडिया ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखोगे सेम ईयर यूएसएसआर ने जब हंगरी पे अटैक किया तो इंडिया ने कुछ नहीं कहा। देख रहे हो आप कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है इसमें बैलेंस नहीं था। ठीक है, भारत जो एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा था कि हम लोग यूएसए और ना यूएसएसआर दोनों की तरफ जो एक झुकाव है वो नहीं रखेंगे, हम लोग एक तीसरे ही ग्रुप के तौर पे या न्यूट्रल तौर पे रहेंगे, वो झुकाव सही तरीके से परफेक्ट नहीं था।
बैलेंस नहीं था उसमें चीजें, क्योंकि एक तरफ जहां पे ब्रिटेन आप अटैक कर रहा है इजिप्ट पे, तो आप कंडेम कर रहे हो, मतलब तो आप उसको क्रिटिसाइज कर रहे हो कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो। ब्रिटिशर्स को वो लोग, पूरी दुनिया के लोग, बेसिकली पूरी दुनिया तो नहीं कह, लेकिन बहुत सारी कंट्री उनको क्रिटिसाइज कर रहे थे ब्रिटिशर्स को, तो इंडिया ने भी कहा कि नहीं करना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जब यूएसएसआर हंगरी पे अटैक करता है तब इंडिया ने कुछ नहीं बोला। देख रहे हो आप, ये बैलेंस, परफेक्ट बैलेंस नहीं था। और इन सब के पीछे क्या कारण है? वो कारण सबसे पहले मैंने आपको बता रखा है, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी का जब सबसे पहला लाइन मैंने आपको कहा था वो था ओन इंटरेस्ट। कोई भी कंट्री अपने इंटरेस्ट को देखते हुए पॉलिसी बनाती है। और कहा भी जाता है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कि कोई परमानेंट दुश्मन या कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता, परमानेंट इंटरेस्ट होते हैं बेसिकली। मतलब कोई भी देश अपने हित को देखते हुए ही चीजें करती है। फॉरेन पॉलिसी भी कुछ ऐसी ही चीजें हैं। ऑब्जेक्टिव्स की अगर बात करें तो 3 ऑब्जेक्टिव थे। क्या थी नेहरू की फॉरेन पॉलिसी की? प्रिजर्व हार्ड एंड सोवरेनिटी, मतलब ये जो बहुत मुश्किल से सोवरेनिटी है, सोवरेनिटी का अर्थ मैं आपको बता दिया, ठीक है, कि आपके मैटर्स में, इंटरनल एंड एक्सटर्नल मैटर्स में कोई तीसरा कंट्री इंटरफेयर नहीं करेगा। तो ये जो मुश्किल से हम लोगों को सोवरेनिटी मिली है, मतलब 200 साल से तो हम लोग ब्रिटिशर्स के गुलाम थे, एंड उसके बाद इंडिया एज अ नेशन कंसेप्ट आता है, और उसके बाद हम लोग 1947 में सोवरेनिटी को गेन करते हैं। बेसिकली पर्टिकुलरली अगर कहूँ तो 1950 में अगर कहे तो वो सही समय होगा। 1950 के बाद हम लोग सही तरह से सोवरेन हुए। तो ये जो बहुत मुश्किल से सोवरेनिटी हमें हासिल हुई उसको प्रिजर्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोटेक्ट टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का मतलब ये हुआ कि ये जो भारत का ये नक्शा है, ठीक है, ये जो नक्शा है इसको प्रोटेक्ट करना है। हमारी जो टेरिटरी है इसको प्रोटेक्ट करना है। कोई तीसरा कंट्री आके फिर से हमारे देश पे कब्जा ना कर ले, हमारे देश के एरिया को ना छीन ले, ये चीज हमें देखना था। नेक्स्ट है प्रमोट रैपिड डेवलपमेंट। भारत गरीबों का देश था उस समय, साक्षरता दर उतनी नहीं थी, बहुत कम वहाँ पर उस समय लिटरेसी रेट था, बहुत कम लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी, केवल 37-38 ईयर ही एक इंसान जीता था। कैन यू इमेजिन? क्या मैंने अभी के समय में अगर बात करूँ तो 69 ईयर्स एवरेज एज है एक एवरेज इंडियन का, ठीक है, मतलब एक आम भारतीय यहाँ पर 69 ईयर्स जीता है। लेकिन उस समय स्थिति इस प्रकार की थी कि 37 to 38 लोग, 38 साल ही लोग जिंदा रहते थे, ये एवरेज एज था। तो ये जो स्थिति थी, मतलब पॉवर्टी काफ़ी ज़्यादा, अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा, वाइड स्प्रेड हंगर एंड लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इनफैक्ट मोर्टेलिटी रेट काफ़ी आई थी, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, सब कुछ बहुत बुरी स्थिति में था। तो उन सब चीज़ों को हमें दूर करना था, रैपिड डेवलपमेंट करना था। तो ये ऑब्जेक्टिव थे इंडिया के फॉरेन पॉलिसी के, नेहरू के फॉरेन पॉलिसी की। मतलब इंडिया किस प्रकार से अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाता था, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। समझ में आ गया कि मतलब भारत दूसरे देशों के साथ जो रिलेशन बनाएगा वो किस तरीके से बनाएगा, या क्या ध्यान में रख के बनाएगा। इन 3 चीज़ों को ध्यान में रख के बनाएगा कि हमेशा हमारी ये 3 चीज़ सिक्योर होनी चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट, अगर आप देखोगे इस नेहरू के फॉरेन पॉलिसी के आगे के क्षेत्र में या आगे क्या स्टेप उन्होंने उठाया, तो आप उन्होंने देखोगे आप तो 1947 में, देखो मार्च 1947 में ही एक कॉन्फ्रेंस का उन्होंने आयोजन किया। मतलब क्या होगा, अगस्त में हम आजाद होते हैं, मतलब क्या हो गया कि आजादी से काफी पहले ही हम लोगों ने एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस को कन्वीन किया था। मतलब इंडिया में एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, और वो कॉन्फ्रेंस किस लिए था कि जो बाकी एशियन नेशंस हैं जो कि गुलाम है किसी न किसी देश के, ठीक है, एशिया के बहुत सारे कंट्रीज जो थे ना वो गुलाम थे, ना केवल ब्रिटिशर्स बल्कि और सारे कंट्रीज भी, फ्रेंच थे, ठीक है, डच थे। तो ऐसे बहुत सारे कंट्रीज, यहाँ के कंट्रीज को उन्होंने गुलाम बना रखा था। तो इंडिया आजादी से पहले से ही अपने लिए आजादी की लड़ाई तो लड़ ही रहा था, लेकिन दूसरे देशों की आजादी के लिए भी आवाज उठा रहा था। समझ में आ रहा है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि इंडिया का जो नेशनल मूवमेंट था वो केवल इंडिया के लिए नहीं था, बल्कि पूरी दुनिया में जो कॉलोनिज्म है, पूरी दुनिया में जो इंपीरियलिज्म है, उसको खत्म करने की बात थी। तो 1947 में हम लोग आजाद नहीं हुए थे, उससे पहले ही हम लोग आवाज उठा रहे थे दुनिया के दूसरे देशों के आजाद होने के लिए, और ये दिल्ली में होता है। नेक्स्ट, उन्होंने इंडोनेशियन फ्रीडम के लिए भी आवाज उठाया। इंडोनेशिया में डच के लोग वहां पर रूल कर रहे थे। हालांकि अगर आपको बताऊं तो इंडिया में देखो, अगर इंडिया की बात करो तो सबसे पहले पोर्टुगीज लोग आए थे। पोर्टुगीज मतलब वास्को डी गामा आया था ना 1498 में, भारत के समुद्री मार्ग की खोज उसी ने करा था ना। एंड उसके बाद डच लोग आए थे, ठीक है, उसके बाद इंग्लिश मतलब ब्रिटिशर्स आए थे, और उसके बाद फ्रेंच लोग आए थे। तो आप देख रहे हो डच लोग इंडिया आए थे, और इंडिया में उन्होंने शासन भी करा, मतलब उन्होंने ट्रेडिंग सेंटर्स भी एस्टैब्लिश किए थे। लेकिन बाद में इंग्लिश लोग इसको भगा देते हैं और डच कहाँ चले जाते हैं? इंडोनेशिया। यहाँ पर आप देखोगे तो छोटे छोटे आइलैंड कंट्री है इंडिया के नीचे में, मतलब जो इंडियन ओशन है उसमें आपको इंडोनेशिया मिल जाएगा। तो ये डच लोग वहां चले गए, मतलब पहले आए थे इंडिया में।
इंडिया में उन्होंने कंपनी एस्टैब्लिश करी थी, ट्रेडिंग सेंटर एस्टैब्लिश किया था, जैसे बाकी सारे लोगों ने किया था, मतलब बाकी सारे विदेशी कंपनियों ने एस्टैब्लिश किया था, बेट पोर्टुगीज, ब्रिटिशर्स, फ्रेंच, उन्होंने सब जो ट्रेडिंग सेंटर एस्टैब्लिश किए थे। उसके बाद उसमें बीच में डच लोगों ने भी किया था, लेकिन यहाँ से उनको भगा दिया गया और वो लोग कहाँ चले गए, इंडोनेशिया चले गए, और इंडोनेशिया पे उन्होंने रूल करना एस्टैब्लिश कर दिया था। तो इंडिया ये भी कह रहा था कि इंडोनेशिया का फ्रीडम होना चाहिए डच से, मतलब हमारा फ्रीडम तो होना ही चाहिए ब्रिटिशर्स से, प्लस इंडोनेशिया का भी फ्रीडम होना चाहिए, ठीक है, श्रीलंका का भी फ्रीडम होना चाहिए, म्यांमार का भी फ्रीडम होना चाहिए, मतलब जो भी एशियन कंट्री यहाँ पर गुलामी हो रही है किसी दूसरे देश की, वो सब फ्री होने चाहिए। और ना केवल एशियन कंट्री बल्कि अफ्रीकन कंट्री भी आजाद होने चाहिए, क्योंकि अफ्रीका के भी मेजर पार्ट पे जो यूरोपियन कंट्रीज है वो लोग रूल कर रहे थे, ठीक है। तो आप देखोगे कि इंडिया किस चीज को सपोर्ट कर रहा था, डीकोलोनाइजेशन। डीकोलोनाइजेशन मतलब कॉलोनाइजेशन नहीं होना चाहिए, मतलब ये जो कॉलोनाइजेशन की प्रक्रिया होती है कि एक देश दूसरे देश को कब्जे में ले लेता है, जैसे इंडिया को ब्रिटिशर्स ने कब्जे में ले लिया था, वो जो प्रक्रिया है वो नहीं होनी चाहिए। प्लस इंडिया ने अपार्थाइड को भी अपोज किया था। अपार्थाइड मतलब रंग भेद, या आप कह सकते हो नेशनल भेद वाली जो चीज थी वो। कहां पर अपार्थाइड वर्ड जो है ना वो बेसिकली साउथ अफ्रीका के लिए कॉमन है। साउथ अफ्रीका में क्या होता था कि काले और गोरे के बीच में भेद होता था, जो ब्रिटिशर्स थे, यूरोपियन थे, वो लोग वहां पर सुपीरियर माने जाते थे, और जो ब्लैक्स थे, जो वहाँ के नेटिव थे, इवन के जो कलर्ड थे, जो कि इंडो अफ्रीकन थे, वो जो लोग हैं उनके साथ काफी ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन या कह सकते हो रेसिज्म हुआ करता था। तो इंडिया उस चीज को अपोज करता था कि कहीं पर भी अपार्थाइड नहीं होना चाहिए, रंग भेद, नस्ल भेद नहीं होना चाहिए। और 1955 में जो पहला अफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस, याद रखिएगा ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस है, वो कहां पर होता है, बैंडंग में। कहां पर, इंडोनेशिया में, ठीक है। लेट मी क्लियर दिस फर्स्ट। कहां पर होता है, बैंडंग, इंडोनेशिया में, जहां पर 29 स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, और ज्यादातर कौन से देश के, जो कि अभी अभी नए नवेले आजाद हुए थे, मतलब इजिप्ट, इंडोनेशिया, इंडिया, इराक, पीआरसी मतलब पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो 1949 मैंने आपको बताया, और ये सब लोग मिलके बनाते हैं एक एसोसिएशन, जो कि बाद में बदलता है किस चीज में, बनता है नॉन अलाइंड मूवमेंट के। यहीं पे आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की शुरुआत कहां से हुई थी, तो बेसिकली आप कहोगे कि इस बैंडंग कॉन्फ्रेंस में हुआ था। बैंडंग कहां है, बैंडंग एक सिटी है इंडोनेशिया में, जहां पर कितने देशों के रिप्रेजेंटेटिव मिले थे, 29 कंट्रीज के, और जिसमें से ज्यादातर जो कंट्रीज थे वो कौन थे, नए नए कंट्रीज जो नए नए अभी आजाद हुए थे, इजिप्ट, इंडोनेशिया, इंडिया, इराक, पीआरसी एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये चीजें आपको यहाँ पर पिक्चर में दिख रही होंगी। यहाँ पर आप देख सकते हो कि नेहरू जी भी हैं और बहुत सारे और दूसरे कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव भी। एंड जो फर्स्ट समिट हुआ था एनएएम का, वो हुआ था बेलग्रेड, सर्बिया में, सितंबर 1961 में इसका फर्स्ट समिट ऑर्गेनाइज किया गया था। और इसको जो लीड कर रहे थे वो लीडर्स का नाम है टीतो, जो कि यूगोस्लाविया से थे, नासिर जो कि इजिप्ट से थे, जो मैंने आपको बताया अभी कि इजिप्ट में जब सुएज कैनाल इशू हुआ था तो नासिर ही रूल कर रहे थे यहाँ पर। फिर इंडिया से नेहरू जी थे, घाना से क्रुमा एंड सुकार्नो जो कि इंडोनेशिया से थे, ये लोग लीड कर रहे थे। अब वो लोग बात करते हैं कि एनएएम का प्रिंसिपल क्या था। सबसे पहला जो प्रिंसिपल था वो था पीसफुल को एग्जिस्टेंस। नॉन लाइन मूवमेंट मतलब क्या हुआ कि पीसफुल को एग्जिस्ट, हम भी प्यार से रहते हैं, अब भी प्यार से रहो, झगड़ा नहीं करना है, ठीक है, लड़ाई नहीं करनी है, फालतू के चक्करों में नहीं फंसना है, ना यूएसएसआर के कैंप को ज्वाइन करना है, ना यूएसए के कैंप को ज्वाइन करना है, अपना मस्ती में आराम से रहना है और दूसरे को भी आराम से रहने देना। पीसफुल को एग्जिस्टेंस, हमारा भी एग्जिस्टेंस हो पीसफुल और आपका भी एग्जिस्टेंस हो, ये था आइडियोलॉजी। दूसरा था कमिटमेंट टू पीस एंड सिक्योरिटी, शांति बनी रहे पूरी दुनिया में ही, सिक्योरिटी मेंटेन रह सके, राइट। नेक्स्ट था कि किसी भी सुपर पावर के साथ मिलिट्री अलायंस नहीं बनाना है, ना यूएसएस के साथ बनाना है, ना यूएसएसआर के साथ आपको मिलिट्री अलायंस नहीं बनाना है। ये किसका प्रिंसिपल था, नॉन अलाइंड मूवमेंट का। तो देख रहे हो आप, एक समय जब पूरी दुनिया के जो देश हैं वो या तो यूएसए कैंप को ज्वाइन कर रहे थे या यूएसएसआर के कैंप को ज्वाइन कर रहे थे, उस समय नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट एक ऑल्टरनेटिव प्रमोट कर रहा था, या ऑल्टरनेटिव बन के उभर रहा था, जिसमें ये कंट्रीज इस मूवमेंट को ज्वाइन कर रहे थे और कह रहे थे कि हम लोग ये पॉलिसी को फॉलो करेंगे, ये प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे, पीसफुल को एग्जिस्टेंस, पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करके रखना, किसी भी सुपर पावर के साथ मिलिट्री अलायंस नहीं बनाना, साथ ही साथ किसी भी सुपर पावर को परमिशन नहीं देना कि अपने टेरिटरी में मिलिट्री बेस बनाए। आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो उसमें देखोगे कि बहुत सारे कंट्री ऐसे हैं जहां पर क्या होता था कि जैसे यूएस का बेस कैंप बन गया, या फिर कोई कंट्री है तो वहां पर यूएसएसआर के कैंप को उस कंट्री ने ज्वाइन किया, तो यूएसएसआर ने अपना मिलिट्री कैंप इस देश में बना लिया था। लाइकवाइज ये चीजें हुआ करती थी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर बताऊं तो जैसे मान लीजिए इंडिया, अगर इंडिया मान लो यूएसएसआर के कैंप को ज्वाइन करता
तो क्या होता है कि इंडिया में मिलिट्री बेस बना दिया जाता है यूएसएसआर के द्वारा। तो ये चीजें हुआ करती थी, बट इंडिया जैसे जो नए आजाद हुए कंट्रीज थे जो कि एनएएम के मेंबर थे, उन लोगों ने चूज किया कि हम किसी भी जो ये सुपर पावर है उसको यहाँ पर आने नहीं देंगे, अपने कंट्री में बेस नहीं बनाने देंगे। एंड जो कि आपको बुक में नहीं दे रखा वो मैंने आपको बता दिया है यहाँ पर कि 18 समिट जो लेटेस्ट समिट हुआ है वो हुआ था एनएएम का बाकू अजरबैजान में अक्टूबर 2019 में, और ये 18 समिट था। हालांकि इसको हम लोग जब वर्ल्ड पॉलिटिक्स वाला जो बुक है उसमें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे और ये भी देखेंगे कि एनएएम का जो अस्तित्व है ना अब बेसिकली अब ये खतरे में है, क्योंकि अब एनएएम की बात उतने ज़्यादा अच्छी तरीके से नहीं उठाई जा रही है, या फिर ये ग्रुप अब ना उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं रह गया। एनीवे वो सब चीज़ बात की बात है। हमें याद रखना है क्या फर्स्ट समिट का हुआ था बेलग्रेड सर्बिया में, एंड जो लेटेस्ट समिट हुआ है वो बाकू अजरबैजान की राजधानी है बाकू, वहां पर अक्टूबर 2019 में। अब हम लोग पढ़ते हैं चाइना के बारे में। जो नई कंट्री हमारे सामने है वो है चाइना। तो देखिए इसको एक टाइमलाइन से पढ़ते हैं कि चाइना में चीजें किस प्रकार से बदली। तो देखिए 1644 से लेकर 1911 तक यहाँ पर किंग या फिर इसको चिंग डायनेस्टी भी कहा जाता है, इसका रूल था। हालांकि उतने पीछे में नहीं जाना, इससे पहले क्या थी अब ये चीजें हमें हिस्ट्री में उतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, हमें जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए केवल वही पढ़ना है। तो देखिए चिंग डायनेस्टी का रूल था 1644 से 1911 तक। उसके बाद क्या होता है कि जब 1912 में एक रिवॉल्यूशन होता है जिसको सिन्हाई रिवॉल्यूशन भी कहते हैं, उसके बाद यहाँ पर एक रिपब्लिक ऑफ चाइना का एस्टैब्लिशमेंट होता है। मतलब क्या था, पहले डायनेस्टी रूल था, मोनार्कल सिस्टम था, यहाँ पर राजा होते थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ 1912 में कि रिपब्लिक बन गया अब ये चाइना। मतलब क्या हो गया, रिपब्लिक होने का अर्थ यही होता है कि वहाँ के जो हेड ऑफ द स्टेट होंगे, चाइना के जो हेड ऑफ द स्टेट होंगे वो इलेक्टेड होंगे, लोगों के द्वारा चुने गए होंगे। तो 1912 में क्या बनता है, आरओसी, रिपब्लिक ऑफ चाइना आफ्टर सिन्हाई रिवॉल्यूशन। उसके बाद क्या होता है, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान में जापानीज एम्पायर ने चाइना के बड़े सारे पार्ट को अपने कंट्रोल में ले लिया था, उस पर इन्वेड किया था। तो ये आपको पता होगा कि 1939 से लेकर 45 के बीच में वर्ल्ड वॉर 2 चलता है, और इसी के दौरान आप कह सकते हो कि 1937 से 45 के बीच में जापानीज एम्पायर चाइना पे आकर कब्जा करता है काफी सारे इलाकों में। लेकिन उसके बाद एक सिविल वॉर होता है 1946 में। ये जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाता है उसके बाद चाइना के अंदर में ही सिविल वॉर स्टार्ट होता है 1946 में। सिविल वॉर मतलब गृह युद्ध, मतलब चाइना पे किसी तीसरे कंट्री ने अटैक नहीं किया, बस कंट्री के अंदर में ही जो 2 ग्रुप है ना वो लोग लड़ाई कर रहे हैं। और इसके कारण क्या होता है कि एक जो ग्रुप है वो हार जाता है, वो चला जाता है अलग ताइपे की तरफ, और जो माओ जेडोंग वाला जो ग्रुप था उन्होंने एक नए कंट्री का आप कह सकते हो कि एक नए टेरिटरी को एक कंट्री का रूप दिया, और उस टेरिटरी का नाम था पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो आज जो आप देखते हो वो है पीआरसी, आज जो आप चाइना को देखते हो वो है पीआरसी, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। और ये कब बना था, 1949 में। और किसके अंदर में, वहां के प्रीमियर कौन थे, माओ जेडोंग। हालांकि आप अगर न्यूज को फॉलो करते होगे, न्यूज़पेपर को आप पढ़ते होगे, तो उसमें आपने माओइस्ट वर्ड को भी काफी सुना होगा, हिंदी में जिसको माओवादी कहते हैं। तो ये वो लोग होते हैं जो कि माओ के आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। माओ जेडोंग यही व्यक्ति हैं जिनके आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले लोगों को माओइस्ट कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज है। तो आपको इस टॉपिक से, इस स्लाइड से आपको क्या याद रखना है कि 1949 में ही पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना अर्थात कम्युनिस्ट चाइना का उदय होता है। आज जो कंट्री आप देख रहे हो वो यही है, पीआरसी। ठीक है, और इंडिया वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री था जिसने पीआरसी को रिकॉग्नाइज किया कि हाँ चलो तुम एक कंट्री हो। ठीक है, नाउ अब हम लोग पढ़ते हैं तिब्बत के बारे में। देखिए तिब्बत में किस प्रकार से परिस्थितियां बदली, इसका भारत और चीन के संबंधों पर काफी बड़ा असर पड़ा था। तो हम लोग समझते हैं कि आखिर तिब्बत में किस प्रकार से चीजें बदल रही थी। देखिए 1950 में क्या होता है कि चाइना तिब्बत को अपने कंट्रोल में ले लेता है, मतलब कब्जा कर लेता है। देखिए मान लीजिए ये चाइना है और यहाँ पर इंडिया है, और इसके बीच में एक बफर स्टेट हुआ करता था तिब्बत। और तिब्बत के साथ प्रॉब्लम ये था कि चाइना इसको बार बार एनेक्स कर रहा था, मतलब कई बार एनेक्स करा, फिर तिब्बत आजाद हो गया, फिर उसके बाद एनेक्स कर लेता था, फिर तिब्बत आजाद, तो ऐसा प्रोसेस चलता रहता था, कभी आजाद कभी गुलाम। लेकिन फाइनली 1950 में तिब्बत को पूरी तरह से चाइना ने अपने कंट्रोल में ले लिया। इंडिया ने चाहा कि आवाज उठाते हैं, कि मतलब तिब्बत के लोगों के लिए आवाज उठाते हैं और बोलते हैं कि चाइना ये तुम गलत कर रहे हो, बिल्कुल गलत कर रहे हो। लेकिन इंडिया कुछ बोल नहीं पाया। क्यों? क्योंकि इंडिया ने साइन कर रखा था पंचशील। ये क्या एग्रीमेंट था इंडिया और चाइना के बीच में? इस पंचशील एग्रीमेंट के क्लॉज के हिसाब से इंडिया ये चीज नहीं कह सकता था कि आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो। इंडिया अपने ही जाल में फंस चुका था। बेसिकली पंचशील साइन करके इंडिया उस क्लॉज को पालन कर रहा था और तिब्बत बेचारों के लिए आवाज इंडिया नहीं उठा पा रहा था। और यहाँ पर एक कोट याद आता है मुझे मार्टिन लूथर किंग जूनियर का, द अल्टीमेट ट्रेजेडी इज नॉट द ऑपरेशन एंड क्रुएलिटी बाय द बैड पीपल बट द साइलेंस ओवर दैट बाय गुड पीपल।
जो भी गलतियां, जो भी त्रासदी आप बेसिकली कह सकते हो, जो क्रुएल्टी करी जाती है बुरे लोगों के द्वारा, वो उतना ज़्यादा खतरनाक नहीं है जितना अच्छे लोगों का चुप रहना। मतलब कोई अगर गलत काम हो रहा है तो जितना जितना करने वाला गुनहगार है उससे ज़्यादा जो चुप रहते हैं, जो उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते हैं, वो लोग भी गुनहगार हैं। ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने भी कहा था, जो कि आप जानते हो मार्टिन लूथर किंग जूनियर अमेरिका के थे और उन्होंने ब्लैक्स के लिए काफ़ी ज़्यादा आवाज़ उठाई थी। अच्छा, अब ये पंचशील आखिर क्या था, इसके बारे में समझते हैं कि क्या आखिर इसमें कौन-कौन से क्लॉज़ थे जिसका फ़ायदा उठा के चाइना ये कह रहा था कि इंडिया नहीं, आप तो आवाज़ नहीं उठा सकते हो, आप तो नहीं बोल सकते हो बिकॉज़ आपने तो पंचशील साइन कर रखा है। पंचशील एग्रीमेंट जो था इंडियन प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी और चाइनीज प्रीमियर जाओ इनलॉ, ठीक है, जैसा भी प्रोनाउंसिएशन होगा, जाओ इनलॉ ने साइन कर रखा था 29 अप्रैल 1954 में। यहाँ पर आप देख सकते हो नेहरू जी हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हैं, यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद जी है। तो ये लोगों ने, आप देख रहे हो कितने अच्छे संबंध थे उस समय, और इंडिया और चाइना ने पंचशील एग्रीमेंट को साइन कर रखा था। इवन की पंडित नेहरू जो थे वो भी कई बार चाइना विजिट कर चुके थे, जाओ इनलॉ भी इंडिया विजिट कर चुके थे, तो काफी अच्छे संबंध हुआ करते थे उस समय में। अब हम लोग इसके नाम से आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि पंचशील है। पंचशील होने का मतलब इसमें 5 प्रिंसिपल्स थे। पहला जो प्रिंसिपल था वो था म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी। मतलब क्या हो गया कि एक दूसरे के टेरिटरी की इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी को हम रिस्पेक्ट करेंगे। मतलब आपका जो टेरिटरी है, जैसे मान लीजिए ये इंडिया है और यहाँ पर ये चाइना है, ठीक है, तो आपका टेरिटरी जितना बड़ा है उसमें हम लोग कोई दखलंदाजी नहीं देंगे, ठीक है। साथ ही साथ चाइना ने भी कहा था कि हम भी आपके टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की रिस्पेक्ट करेंगे, सोवरेनिटी की रिस्पेक्ट करेंगे, और सोवरेनिटी का मतलब मैंने आपको बता रखा है कि आपके इंटरनल एक्सटर्नल मैटर में आपको कभी इंटरफेयर नहीं करेंगे। देखिए यही क्लॉज तो है। अब चाइना मान लीजिए कि तिब्बत पे कब्जा कर रहा है तो ये उसका मैटर है, और इंडिया ने तो ये पंचशील साइन कर रखा है और उसका पहला ही क्लॉज है कि हम आपके टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी में कोई बाधा नहीं पहुंचाएंगे। मतलब आपके इंटरनल एंड एक्सटर्नल मैटर में कभी इंटरफेयर नहीं करेंगे। इस क्लॉज के कारण इंडिया फंस चुका था और इंडिया आवाज भी नहीं उठा पा रहा था। नेक्स्ट, म्यूचुअल नॉन एग्रेशन। मतलब हम एक दूसरे के खिलाफ कभी युद्ध नहीं करेंगे, एक दूसरे को कभी परेशान नहीं करेंगे, एग्रेशन नहीं दिखाएंगे, ठीक है। हम कभी भी, जैसे आप न्यूज में सुनते होगे ना कि पाकिस्तान के साथ ये सीज फायर हो गया, सीज फायर का उल्लंघन हुआ, बॉर्डर पे काफी सारी गोलाबारी हुई, उन लोगों ने हम पे अटैक किया, हम लोगों ने उनकी पे अटैक किया, तो ये सारी चीजें होती रहती है। बट ये एग्रीमेंट क्या था कि इंडिया और चाइना ने एक दूसरे ने कर रखा था कि हम एक दूसरे के लिए कभी एग्रेशन नहीं दिखाएंगे, एक दूसरे पे कभी अटैक नहीं करेंगे, चीजें करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस। कभी एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करेंगे चीजों के बारे में। नेक्स्ट, इक्वालिटी एंड कोऑपरेशन फॉर म्यूचुअल बेनिफिट। आप हमारी मदद करोगे, आप हमें कोऑपरेट करोगे और इक्वालिटी को मेंटेन करके रखोगे। नेक्स्ट था पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। हम लोग शांति से रहेंगे। और आप जैसा देख रहे हो कि 1947 इंडिया आजाद होता है, 1949 चाइना, मतलब वहां पे पीआरसी बनता है, कम्युनिस्ट चाइना जो है वो 1949 में बनता है। तो एक नए नए देश थे, ठीक है। तो आज जो चाइना को इतना बड़ा जायंट और इतना बड़ा सुपर पावर देख रहे हो, उस समय में ऐसी स्थिति नहीं थी। इंडिया के लोग जो थे ना, और इंडिया के जो लीडर्स थे, वो लोग भी चाइना के प्रति काफी ज्यादा सद्भाव रखते थे कि नहीं नहीं, ये भी तो अभी नया नया ही देश बना है, क्या चीज है। अभी ना एंटी चाइना सेंटिमेंट आपको दिखता है, कोरोना वायरस के कारण तो और भी उन लोगों ने दिमाग खराब कर रखा है, लोगों के अंदर में गुस्सा है, ये सारी चीजें हैं। बट उस समय ऐसी स्थिति नहीं थी। हम लोग, हमारे जो लीडर्स थे वो मान के चल रहे थे कि ये भी नया नया देश है, इसको भी अभी ये सब चीज़ें करनी चाहिए, हम लोगों को भी इनको सपोर्ट करना चाहिए, उन लोगों को भी हमें सपोर्ट करना चाहिए। मतलब दोस्ती बनाए रखनी चाहिए, ये चीज़ था कि हम लोग पड़ोस में हैं और अच्छे से रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मोदी जी हैं और इधर शी जिनपिंग है। लेकिन चाइना ने, जैसा मैंने आपको बताया, 1950 में तिब्बत को नेक्स्ट कर लिया, और वहां पर तिब्बत का जो कल्चर था, तिब्बत का जो रिलीजन था, लैंग्वेज था, एथनिसिटी थी, सारे चीज़ों को उन्होंने सप्रेस करना शुरू कर दिया। मतलब वहाँ का जो अपना लैंग्वेज था, वहाँ पे जो कल्चर था, वहाँ पे जो रिलीजन था, बुद्धिज़्म वहाँ पे ज़्यादा फॉलो किया जाता है, उन सब चीज़ को उन्होंने दबाना शुरू कर दिया और चाइना का डोमिनेंस वहाँ पर स्टैब्लिश करना उन्होंने शुरू कर दिया था। 1958 में तिब्बत के लोगों ने रिवोल्ट किया, लेकिन चाइना के लोगों ने उसको सप्रेस कर दिया था। 1959 एक बहुत बड़ा इवेंट होता है। दलाई लामा और बहुत सारे तिब्बतियंस थे, वो इंडिया की तरफ फ्ली कर गए। मतलब वो इंडिया के पास आए शरण मांगने के लिए, और ऐसा अंदाजा था कि दलाई लामा, जो कि 14वें दलाई लामा है, 14th दलाई लामा, बेसिकली दलाई लामा कोई नाम नहीं होता है, ये एक पोस्ट होता है, ठीक है। और ये जो 14th दलाई लामा है, इनका नाम है तेंजिंग ग्यात्सो, राइट।
और ये और बाकी सारे और भी तिब्बतियंस जो थे वो उन्होंने देखा कि चाइना में तिब्बत में क्या हो रहा है कि वहाँ के कल्चर, लैंग्वेज, सब चीज़ों को सप्रेस किया जा रहा है। और खबर ये भी थी कि दलाई लामा को हटाकर वहाँ पर चाइना अपना पपेट दलाई लामा स्टैब्लिश करने वाला था, वहाँ पर उसको रखने वाला था। और शायद ये भी खबर थी कि इनको पकड़ लिया जाने वाला था, दलाई लामा को। तो ऐसे बहुत सारे लोग मिलके वो इंडिया आए और इंडिया से उन्होंने शरण मांगा, एजाइलम मांगा। और इंडिया का कल्चर ही रहा है, हमारा जो इतिहास है वो यही चीज़ है कि शरण में आए हुए लोगों की मदद करना, रक्षा करना। और पंडित नेहरू और इंडियन लीडर्स थे, उन्होंने इनको मदद करी और इनको शरण दे दिया। उधर चाइना ने क्या किया, तिब्बत को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया और तिब्बत का नाम बदलकर उन्होंने रख दिया टार, तिब्बत ऑटोनोमस रीजन। बेसिकली ऑन पेपर, ठीक है, ऑन पेपर की बात कर रहा हूं। ये कहने के लिए चाइना कहता है कि हम तिब्बत को बहुत सारा ऑटोनॉमी देते हैं, तिब्बत हमारा ही पार्ट है, लेकिन ऑटोनॉमी देके रखे हो। जैसे इसको समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हो ना कि प्रायर टू 2019 जम्मू एंड कश्मीर को बहुत सारा ऑटोनॉमी दिया गया था कि वहां पर अपने मैटर्स को वो चीजें कर सकते हैं, जैसे डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड बैंकिंग, इन सब को छोड़ के बाकी सारे मैटर्स को खुद से गवर्न कर सकता है। ऐसा था ना ऑटोनॉमी, जिसको 2019 में स्क्रैप कर दिया गया। सो ऐसा ही उन्होंने मोर एंड लेस कह सकते हो ऑन पेपर क्या रखा है कि तिब्बत को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से रखते हैं, उनको बहुत सारा ऑटोनॉमी दे दिया गया, फ्रीडम दे दिया गया, वो अपने मैटर को खुद से रख सकते हैं, अपने कल्चर को बचा सकते हैं, अपने रिलीजन को बचा सकते हैं। बट ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। वहां पर क्या चीजें होती है, चाइना का पूरी तरह से डोमिनेंस वहां पर बन गया है। और उस समय स्थिति कुछ इस प्रकार की बन गई थी, इसलिए दलाई लामा और बाकी सारे तिब्बतियंस यहाँ पर इंडिया आए और इंडिया से मदद मांगी और इंडियन लीडर्स ने उनको रहने के लिए जगह भी दे दिया गया। तो सबसे पहले वो दिल्ली में शिफ्ट होते हैं एंड उसके बाद उनको फाइनली धर्मशाला, ठीक है, धर्मशाला जो कि हिमाचल प्रदेश में, वहां पर उनको दे दिया जाता है कि यहाँ पर आप रहो। और आज भी धर्मशाला में ये जो तिब्बतियंस है, दलाई लामा है, वहीं पर रहते हैं, ठीक है। और हालांकि एक फैक्ट आपको बता दूं, धर्मशाला में दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम है, राइट। तो धर्मशाला में रहते हैं और वहीं से वो एक कह सकते हो कि निर्वासित सरकार चलाते हैं। तिब्बत के आज़ादी के लिए वो यहीं से लड़ाई लड़ रहे हैं, यहीं से वो आवाज उठाते हैं पूरी दुनिया में कि तिब्बत के साथ चीजें जातियां हो रही है। अब हम लोग समझते हैं इंडिया चाइना के रिलेशंस के बारे में। आखिर इंडिया चाइना के रिलेशन में क्या क्या चीजें हैं। जैसा मैंने आपको बताया, इट वाज द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज पीआरसी। पीआरसी कब आया एग्जिस्टेंस में, 1949 में, ठीक है। और किसके अंदर में, माओ जेडोंग, ठीक है, वहां पे 1949 में इंडिया बना। इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर था ना, ये बहुत बड़ी गलती इंडिया ने करी थी। अभी मैंने आपको बताया पंचशील में क्या था, म्यूचुअल, एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे और कभी भी एग्रेशन नहीं दिखाएंगे, नन एग्रेशन की पॉलिसी थी। और इंडिया ये मान के चल रहा था कि चाइना कभी हम पे अटैक नहीं करेगा, क्योंकि हम लोगों ने पंचशील साइन कर रखा था। और ये सबसे बड़ी भूल थी। रिश्ते इंडिया और चाइना के बीच में अच्छे थे, लेकिन सिर्फ हमारी तरफ से। हम लोग ये मान के चल रहे थे कि चाइना हमें अटैक नहीं करेगा, हम लोग दोस्त हैं। पंडित नेहरू भी चाइना विजिट करके आए थे, वहां के जो प्रीमियर थे जाओ इल्लाओ, वो भी इंडिया विजिट करके आए थे और दोस्ती बहुत अच्छी। लेकिन हमारी तरफ से एक तरफा मोहब्बत जो कहते हो ना, वो यहाँ पे चीजें हो रही थी, वन साइडेड लव हम लोग बना के रखे हुए थे। और इसका बहुत बड़ा अच्छा आप कह सकते हो कि उदाहरण है कि हम लोगों ने आर्मी भी नहीं लगा रखा था। मतलब क्या हुआ कि इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे हम लोगों ने आर्मी को डिप्लॉय नहीं कर रखा था, बल्कि पैरामिलिट्री फोर्स को लगा रखा था। पैरामिलिट्री जो बेसिकली होते हैं ना, वो अर्धसैनिक होते हैं, आर्मी से कम इक्विपमेंट होता है उनके पास, फोर्सेज कम होते हैं और जो वेपन होता है वो भी कम होता है, ठीक है। पैरामिलिट्री जिसको अर्धसैनिक बल कहा जाता है, जैसे अभी के समय में सीआरपीएफ, सीआईएसएफ या बीएसएफ, ये सब जो है ना पैरामिलिट्री। इंडियन आर्मी अलग विंग है। इंडियन आर्मी वेपनाइज होती है, बहुत हाईली मैकेनाइज्ड, उसके पास मशीन होते हैं, आर्टिलरी होती हैं, वेपन्स होते हैं, हाईली ट्रेंड पर्सोनेल्स होते हैं। लेकिन पैरामिलिट्री जो होता है ना, वो उससे कम, थोड़ा सा कम उनके पास वेपन होता है, क्वालिटी भी उनकी कम होती है। तो उनसे आप गार्ड करवा रहे थे, ठीक है, उनसे आप गार्ड करवा रहे थे। और इवन की उस समय के जो रक्षा मंत्री थे इंडिया के मेनन, ठीक है, सॉरी वीके मेनन, के मेनन तो एक्टर है, एनीवे वीके मेनन जो थे, उन्होंने एक बार ये भी कहा था कि हमें तो आर्मी की जरूरत भी नहीं है, वहां पे पैरामिलिट्री फोर्स भी नहीं रखना चाहिए चाइना के साथ बॉर्डर पे। यही चीजें हो रही थी, हम लोग अपनी तरफ से रिलेशन को बहुत अच्छा तरीके से बना के रखे हुए थे। और जैसा मैंने आपको बताया था कि 1950 में तिब्बत को एनेक्स कर दिया जाता है और एक बफर जो था इंडिया और चाइना के बीच में, वो खत्म हो जाता है। अब इस मुद्दे पर जो आप यहां देख रहे हो, इस मुद्दे पर दो तरीके के स्टैंड थे। जवाहरलाल नेहरू कह रहे थे, वो ये मान के चल रहे थे, अरे यार चाइना तो दोस्त है अपना, कभी अटैक नहीं करेगा,
हम लोगों ने तो पंचशील साइन कर रखा है, ना हम उस पर अटैक करेंगे, कब ना हम उसको एग्रेशन दिखाएंगे, ना वो हम लोग पे एग्रेशन दिखाएगा। लेकिन सरदार पटेल जैसे बहुत सारे लीडर का मानना यह था कि नहीं, आप गलत कर रहे हो। चाइना ने अभी अभी तिब्बत को एनेक्स किया है, क्या क्या भरोसा वो इंडिया पे भी अटैक कर दे। समझ में आ रहा है? ये जो फॉलो कर रहे थे ना प्रिंसिपल, उसको रियलिज्म प्रिंसिपल कहते हैं। रियलिज्म मतलब वो असली चीजों को समझ रहे थे, जबकि जो नेहरू का जो पॉलिसी होता है ना, उसको आइडियलिज्म पॉलिसी कहा जाता है, कि आइडियल नेचर मान के चल रहे थे कि नहीं नहीं, चाइना तो आइडियल, मतलब आइडियल सिचुएशन की, चाइना तो ऐसा नहीं करेगा। बट नेहरू जैसे बहुत सारे लीडर्स थे, वो ये कह रहे थे कि नहीं, अभी उन्होंने तिब्बत को कब्जा किया है, हो सकता है कि इंडिया पे भी अटैक करे। हालांकि चीजें इसी प्रकार से होती है। यहाँ पर आप देखते हो चाइना ये है मैप में, और यहाँ पर तिब्बत था, ठीक है, उसके बाद इंडिया है। यहाँ पर आप इंडिया को देख रहे हो, बीच में ये नेपाल है। तो नेपाल को भी आप बफर स्टेट कह सकते हो अब जाके, ठीक है, क्योंकि चाइना ने क्या किया, इस पूरे तिब्बत को उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया, और इसको क्या बना दिया, तिब्बत को टार, तिब्बत ऑटोनोमस रीजन, ठीक है। और इस कारण से क्या हुआ कि हमारा बहुत सारा एरिया, इधर वाला जो एरिया है पूरा, ये पूरा एरिया, ये, और लेट मी चेंज द पेन फर्स्ट। यहाँ पर जो आप देख रहे हो ये वाला एरिया, ये वाला, और इधर जो अरुणाचल वाला एरिया है, ठीक है, यहाँ पर। तो इन सब में क्या हो गया कि डायरेक्ट एक्सपोज हो गया ना, हम लोगों का बॉर्डर तो डायरेक्ट मिल गया। तो ये चीज़ें हो रही थी। अब हम लोग बॉर्डर इशू के बारे में देखते हैं कि इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर इशू आखिर है क्या, ये क्यों अराइज होता है। तो देखिए, बॉर्डर की अगर बात करें तो मैकमोहन लाइन है, ठीक है। इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर को क्या कहते हैं हम लोग, मैकमोहन लाइन। अच्छा सर, ये क्यों कहते हैं? बिकॉज ये आर्थर हेनरी मैकमोहन थे, जो कि ब्रिटिश कैबिनेट में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, हेनरी मैकमोहन। और इन्होंने एक एग्रीमेंट किया था, कहां पर, शिमला में, ठीक है। आप जानते हो शिमला कहाँ है, तो शिमला में एक कॉन्फ्रेंस किया था, जिसमें पार्टी कौन थे, इंडिया। इंडिया मतलब ब्रिटिश इंडिया, क्योंकि उस समय इंडिया पे किसका रूल था, ब्रिटिशर्स का। तो ब्रिटिश इंडिया, तिब्बत एंड चाइना। और ये कॉन्फ्रेंस कब हुआ था, 1914 में, और इसका नाम क्या था, शिमला कॉन्फ्रेंस। और यहीं पर बॉर्डर डिसाइड हुआ था, तीन पार्टी थे, इंडिया, चाइना और तिब्बत, और यहीं पर बॉर्डर डिसाइड हुआ था कि इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर क्या होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो बॉर्डर है ना पूरा, ये सब कौन डिसाइड करके गए थे, मैकमोहन जी। इसलिए इंडिया और चाइना के बॉर्डर को क्या कहते हैं हम लोग, मैकमोहन लाइन कहते हैं। अब आपसे क्वेश्चन ये है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच के बॉर्डर को कौन से नाम से जाना जाता है, जल्दी से आप बताइएगा। आपसे एक क्वेश्चन है कि इंडिया और पाकिस्तान एंड इंडिया, बांग्लादेश, इन दोनों के बॉर्डर के नाम क्या है, राइट? कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर दीजिएगा। और जैसा मैंने आपको पहले भी प्रॉमिस कर रखा है कि जितने भी क्वेश्चन अगर आप मैं पूछूंगा और उसके आप आंसर देते हो, तो आप इंस्टाग्राम पर भी फीचर हो सकते हो। यहाँ पर आपको इंस्टाग्राम का लिंक दिख रहा होगा, राइट? सो चाइना ने उस समय तो इसको एक्सेप्ट किया, बट चाइना ने बाद में इसको मानने से मना कर दिया, बोला कि नहीं नहीं, आप लोगों ने तो हम पे गलती करा था, गलती से आपने ये कॉन्फ्रेंस करके मैकमोहन लाइन बना दिया था, हम ये मानते ही नहीं, ठीक है। चाइना ने बाद में इसको मानने से मना कर दिया। कहा उसने कि चाइना ने कहा कि सर 1914 में हम लोग बहुत कमजोर थे, और आप लोगों ने जबरदस्ती हम पे मैकमोहन लाइन इंपोज कर दिया, और हम कुछ बोल भी नहीं पाए क्योंकि हम लोग तो बहुत कमजोर थे, इसलिए अब हम नहीं मानते हैं। देखिए यहां पर चाइना क्या कहता है, पलटी मार दिया उसने। लेकिन इंडिया ने इस लाइन को ही एक्सेप्ट कर रखा है, कंटिन्यू कर रखा है कि यही बॉर्डर है, मैकमोहन लाइन को ही इंडिया मानता है। देखिए वही चीज मैंने आपको बताया ना, संबंध बहुत अच्छे थे, लेकिन हमारी तरफ से केवल। तो इंडिया ने मैकमोहन लाइन को ही बॉर्डर मान रखा था, बट चाइना ने इसको मानने से मना कर दिया। अब हम लोग बात करते हैं द चाइनीज इन्वेजन 1962 में, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ी घटना होती है, वो चाइना हम पर अटैक करता है। उससे पहले क्या क्या चीजें हो चुकी है, यहाँ पर बैकड्रॉप देखिए, बैकग्राउंड देखिए कैसे तैयार हो रहा है। तिब्बत को एनेक्स कर लिया गया है चाइना के द्वारा 1950 में। साथ ही साथ 1957 से 59 के बीच में चाइना ने अक्साई चीन वाला जो एरिया है ना, उसको ऑक्यूपाई कर लिया। अक्साई चीन वाला जो इलाका है ना, करंट डे आप कह सकते हो कि लद्दाख वाले रीजन में पड़ता है, उसको इसने ऑक्यूपाई कर लिया और वहां पर एक रोड भी बना लिया। फिर भी हमारी सरकारों की नींद नहीं खुली, आंखें नहीं खुली। यहां पर आप देख सकते हो, यह है अक्साई चीन वाला इलाका, चाइना ने इसको अपने कब्जे में ले लिया, राइट? और ये कभी अभी हमें कौन से स्टेट के अंदर में आता है, मतलब बेसिकली यूनियन टेरिटरी के, लद्दाख में। तो आप यहां पर देख रहे हो तिब्बत है ना,
यहाँ पर ये तिब्बत अलग एक कंट्री हुआ करता था ना, लेकिन 1950 में ये पूरा ही खत्म, खलास, अब ये चाइना का पार्ट बन गया। एंड जैसा मैंने आपको बताया, दलाई लामा को भी हम लोगों ने एजाइलम दे दिया। ये भी एक कारण था कि चाइना के जो गवर्नमेंट थी वो गुस्सा हो गई कि भाई हमारे यहाँ का आदमी वहां पे चला गया और तुमने शरण दे दिया, ऐसे कैसे। साथ ही साथ चाइना अब अपने रंग दिखाना उन्होंने शुरू कर दिया और उन्होंने कहा कि अक्साई चीन तो हमारा है। और साथ ही साथ नेफा, यहाँ पर आप देख सकते हो ये है नेफा का इलाका, ठीक है। नेफा अर्थात नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी, जो कि करंट डे जिसको आप अरुणाचल प्रदेश कहते हो, उस एरिया को भी उसने क्लेम करना शुरू कर दिया कि ये जो एरिया है ना ये हमारा है। हालांकि अगर आप न्यूज़ को फॉलो करते होगे तो हाल के समय में भी कुछ विवाद उठे थे कि उसने यहाँ पर रोड बना लिया, यहाँ पर विलेज डेवलप कर लिया एंड सो ऑन। तो इसको भी उसने क्लेम करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया चाइना ने। फाइनली वो दिन आता है 20 अक्टूबर 1962, मैसिव अटैक होता है इंडिया के टेरिटरी पे। 2000 लोग या उससे ज्यादा आप कह सकते हो, उतने सारे लोग मारे गए। इंडिया वॉज नॉट रेडी एट ऑल, किसी भी तरह से इंडिया तैयार नहीं था। हमारे जाबाज सिपाही लड़ते गए और जैसा मैंने आपको बताया पैरामिलिट्री फोर्स वहां पे गार्ड कर रहे थे। तैयार नहीं था इंडिया, वेपनाइज्ड पूरी तरह से नहीं था। आप सोच सकते हो उस समय हम लोग नए नए आजाद हुए हैं, हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं कि वेपन्स हमारे पास मैकेनाइज्ड हो। हम लोग तैयार नहीं थे, वेपन हमारे पास सही नहीं था, हम लोग उस स्थिति में नहीं थे कि एक इतनी बड़ा लड़ाई लड़ सके। 2000 से ज्यादा लोग मरते हैं और फाइनली नवंबर 1962 में जब यूएसए थ्रेटन करता है इंटरवीन करने का, कि यूएसए धमकी देता है चाइना को कि अगर तुम लड़ाई नहीं रोकते हो तो हम घुस जाएंगे, ठीक है, हम घुस जाएंगे। अब आप सोचोगे सर ये यूएसए क्यों हेल्प करने आया इंडिया को, ठीक है, क्योंकि आप आगे देखोगे तो पता चलेगा कि यूएसए के साथ रिश्ते हमारे उतने अच्छे नहीं थे। तो देखिए ये चीजें उस समय इस प्रकार की थी कि मैंने आपको एक लाइन पहले भी बताया था कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल रिलेशंस में कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता। नो परमानेंट एनिमी, नो परमानेंट फ्रेंड, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। कोई भी परमानेंट दुश्मन नहीं होता है, कोई भी परमानेंट दोस्त नहीं होता है, केवल परमानेंट इंटरेस्ट होते हैं। अपना लाभ जहां पे दिखता है, अपने फायदे जहां पर दिखते हैं, बस उसी तरफ जाता है। बेसिकली यूएसए और यूएसएसआर, अब ये लोग चाह रहे थे, ये दो कैंप में बचा हुआ था, पूरी दुनिया दो कैंप में बटी हुई थी। यूएसएसआर चाह रहा था कि दुनिया के ज्यादा से ज्यादा देश ना हमारे कैंप में आ जाए, यूएसएसआर चाह रहा था कि दुनिया के ज्यादा से ज्यादा देश हमारे कैंप में आ जाए। तो यूएसएसआर ने सोचा कि चाइना से अगर हम इंडिया को बचाएंगे तो हो सकता है कि इंडिया हमारी तरफ आ जाए। समझ में आ रहा है? और चाइना उस समय किस तरफ से था, क्योंकि यूएसएसआर भी एक कम्युनिस्ट कंट्री थी, चाइना भी कम्युनिस्ट कंट्री थी, तो यूएसएसआर और चाइना के बीच ना काफी पटती थी, मतलब इन लोगों के बीच में काफी अच्छी बनती थी। तो ये तो दुश्मन वाला पार्ट हो गया ना। तो यूएसए ने सोचा कि हम इंडिया की अगर मदद करेंगे ना तो हो सकता है कि इंडिया हमारे सपोर्ट में आ जाए। तो ऐसे बहुत सारे रीजन है, लेकिन एक रीजन ये भी था। तो नवंबर 1962 में यूएसए थ्रेटन करता है, उसके बाद चाइना ने सीज फायर कर दिया। सीज फायर मतलब क्या हो गया, रुक गया लड़ाई अपने हिसाब से, मतलब शुरू भी उसने ही किया रहा और खत्म भी अपने हिसाब से उसने कर लिया। जब उसको लगा कि हो गया काम खत्म, चलो खत्म कर देते हैं, सीज फायर उसने घोषित कर दिया। सीज फायर मतलब लड़ाई खत्म। उसके बाद एक कोलंबो कॉन्फ्रेंस भी होता है जो कि नाम के लीडर्स बनाते हैं और मतलब कन्वीन करते हैं। और कोलंबो आप जानते हो कि श्रीलंका में, वहाँ पे बेसिकली बात हुई कि देखो आप एशिया के दो बड़े जाइंट कंट्री हो, बड़े बड़े कंट्री हो, आप दोनों ऐसे झगड़ा करोगे तो कैसे चलेगा सर, आप लोग झगड़ा मत करो, प्यार मोहब्बत से रहो, ठीक है, काय का झगड़ा, ठीक है, जो आया है दुनिया में खत्म होके जाएगा। नहीं नहीं, ऐसी कुछ बात नहीं थी। मतलब बेसिकली ये कहा जा रहा है कि एशिया के दो जाइंट जो है ना वो लड़ाई कर रहे हैं, तो फिर दिक्कत होगी ना, सभी देशों की दिक्कत होगी। तो एनएएम ने कोशिश करा कि इन दोनों के बीच में पीस एस्टैब्लिश हो सके। हालांकि ये वो समय था जब क्यूबन मिसाइल क्राइसिस था, 1962 का वो दौर था जब क्यूबन मिसाइल क्राइसिस चल रहा था, जो मैं आपको वर्ल्ड पॉलिटिक्स में पढ़ाऊंगा। जो दूसरा बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर ही यही है। तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में जब ये पूरी दुनिया फंसी हुई थी, उसी पीछे में चाइना ने इंडिया पे अटैक कर दिया। इसका रिजल्ट ये हुआ कि हम लोग अरुणाचल और लद्दाख वाले जो कई सारे रीजन थे उसको हार गए। बहुत बड़ा लॉस हम लोगों को देखना पड़ा। ये जो आप देख रहे हो करंट जो इंडिया का मैप है, उसमें ये वाला जो रीजन है, लेट मी चेंज द पेन। सो ये जो रीजन देख रहे हो रेड लाइन वाला, ये सब रीजन चाइना अपने साथ ले गया, ठीक है। ये जो रीजन आप ग्रीन में देख रहे हो, ये सब रीजन अब हमारे कंट्रोल में नहीं है। उसी लड़ाई में हम लोग ये सब हार चुके थे, ठीक है। और उधर अरुणाचल वाले रीजन को भी उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया, काफी बड़ा पार्ट उन्होंने ले लिया था। और हम लोग ये जो लाइन मानते हैं ना, ये लाइन जो है आप देख रहे हो,
ये लाइन मानते हैं। ये कौन सा लाइन है? मैकमोहन लाइन है, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि चाइना यहां तक घुस के उसने सीज फायर कर दिया था, ठीक है। यहां पर आप, आई होप आप देख रहे हो चीजों को, ठीक है। यहाँ पर ये जो लाइन देख रहे हो, इस लाइन को उसने इस लाइन पर आके और उसने लड़ाई खत्म करा था। ये जो आप देख रहे हो ना, सीज फायर उसने करा था नवंबर में, तो इस लाइन पे आके करा था, ठीक है। तो ये जो लाइन है ना, इसी को हम लोग अब क्या कहते हैं? LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो ये बॉर्डर तो हम लोगों का मैकमोहन लाइन है, ठीक है, जो कि मानते थे। लेकिन अब एक्चुअली में नया बॉर्डर बन चुका है जिसको हम लोग LAC कहते हैं। लेकिन आज भी हम लोग क्लेम करते हैं, इंडिया क्लेम करता है कि पूरा रीजन हमारा है, ऐसे कैसे छोड़ देंगे, तो हम लोग क्लेम करते हैं। बट जो प्रैक्टिकल बात है वो ये रीजन हमारा नहीं, ठीक है। इसका क्या हुआ, इफेक्ट क्या देखने को मिला इंडिया में, क्या क्या चीजें हुई इससे? सबसे पहले नेशनल ह्यूमिलेशन, एक बहुत शर्मिंदगी वाली बात थी। इंडिया की जो पूरे विश्व में इमेज थी उस पर भी एक धब्बा लग चुका था। इंडिया के जो टॉप मिलिट्री कमांडर है, या तो उन्होंने मतलब रिटायरमेंट ले लिया या उन्होंने रिजाइन कर दिया। वीके मेनन, जो मैंने आपको बताया डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने भी रिजाइन कर दिया, ठीक है। एक मोरल बनता है, ठीक है। फर्स्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन, ये चीज याद रखिएगा। पहला नो कॉन्फिडेंस मोशन आया नेहरू गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, सबसे पहली बार हुआ था कि लोकसभा में नेहरू गवर्नमेंट के अगेंस्ट में नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मतलब ये होता है कि लोकसभा में आपका कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको सरकार में रहने का कोई हक नहीं। हालांकि उससे कुछ हुआ नहीं, क्योंकि नेहरू गवर्नमेंट के पास, कांग्रेस के पास उसमें बहुत मेजोरिटी था। और उस समय जो बाई इलेक्शन होते हैं, बाई इलेक्शन मतलब क्या होता है? देखिए, एक होता है जनरल इलेक्शन, मतलब जैसे इंडिया है ना, तो अब इंडिया में पूरे, जैसे लोकसभा का इलेक्शन हो गया तो सारी जगहों पे इलेक्शन हो रहा है, तो उसको कहते हैं हम लोग जनरल इलेक्शन। लेकिन बाई इलेक्शन कब होता है? जब मान लीजिए किसी सीट पे ना जो भी मेंबर है उनकी मौत हो जाती है या फिर वो रिजाइन कर देते हैं, तो सीट जो मिड टर्म में खाली हो जाता है, तब जो इलेक्शन होता है उसको हम लोग बाई इलेक्शन कहते हैं। तो कांग्रेस कुछ बाई इलेक्शन को हार गई, तो ये चीज था। एंड 1964 में एक और घटना होती है। 1964 में जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी उसमें भी स्प्लिट देखने को मिलता है। सीपीआई जो कि प्रो यूएसएसआर और सीपीआई मार्क्सिस्ट जो कि प्रो चाइना। मतलब सीपीआई पार्टी जो थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो थी, उसमें क्या होता है कि कुछ लोग जो कि चाइना को फेवर कर रहे थे, वो अलग हो जाते और अपनी नई पार्टी बनाते जिसका नाम है सीपीआई मार्क्सिस्ट, ठीक है, मार्क्सिस्ट। हालांकि ये सीपीआई से निकला हुआ है, लेकिन उन्होंने नाम अपना रख लिया है CPIM, जो कि प्रो चाइना थे, मतलब चाइना की पॉलिसी के या चाइना को सपोर्ट कर रहे थे। और जो सीपीआई जो अपना जो बचा वो यूएसएसआर के फॉलोअर था, तो वो सीपीआई बन गया। देखिए हुआ क्या था कि 1964 में, जैसा मैंने आपको बताया कि यूएसएसआर और चाइना की काफी अच्छी बनती थी, क्योंकि दोनों ही कम्युनिस्ट कंट्री थे। लेकिन इन दोनों का बॉर्डर मिलता है, ठीक है, यूएसएसआर का और चाइना का बॉर्डर मिलता है, तो बॉर्डर पे ना कुछ डिस्प्यूट हो गए। तो कुछ लोग ऐसे थे सीपीआई में जो कि चाइना के तरफ से थे, मतलब कि वो कह रहे थे कि चाइना ठीक कर रहा है या चाइना के सपोर्ट में थे, तो वो बन जाते हैं CPIM। और जो यूएसएसआर के सपोर्ट में थे वो बन जाते हैं CPI। और ये स्प्लिट कब होता है? 1964 में। याद रखिएगा, CPI का स्प्लिट कब होता है? 1964 में। हालांकि आपको बता दूं कि जब 1962 में ये चाइना के साथ लड़ाई हम लोग हार जाते हैं, तो CPI के कई सारे लीडर्स को उठाकर जेल में भी डाल दिया गया था, क्योंकि ऐसा ये था, मतलब शक था कि बहुत सारे लीडर्स चाइना के साथ मिले हुए। 1962 के बाद क्या चीजें बदलती हैं? 1976 में जाकर फाइनली डिप्लोमेटिक रिलेशन फिर से बनते हैं। मतलब डिप्लोमेटिक रिलेशन बनने का मतलब ये हो गया कि हमारे एम्बेसडर वहाँ हैं, वहाँ के एम्बेसडर यहाँ पर हैं, तो फाइनली ये संबंध सुधरने 1976 में शुरू होते हैं। एंड 1979 में अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि उस समय एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे, उस समय विदेश मंत्री थे भारत के, वो चाइना को विजिट करते हैं। एंड 1988 में राजीव गांधी साहब जो थे, प्रधानमंत्री थे उस समय, वो भी चाइना को विजिट करते हैं। तो आप कह सकते हो, आपसे एक क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए कि 1962 के वॉर के बाद पहले प्राइम मिनिस्टर जो कि चाइना को विजिट करते हैं वो थे राजीव गांधी 1988 में, राइट। एंड हम लोग अब देख लेते हैं कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट या अभी का क्या सिनारियो है। तो देखिए इंडिया क्या क्या एक्सपोर्ट करता है, तो डायमंड, कॉटन यार्ड, आयरन ओर, कॉपर, यहाँ पे देख रहे हो शी जिनपिंग साहब हैं, यहाँ पे मोदी जी हैं, इनको झूला झुलाया जा रहा है, ठीक है। इनकी समझ में नहीं आ रहा है, पूरी दुनिया को इन्होंने वायरस दे दिया, पूरी दुनिया को इन्होंने संकट में डाल दिया और ये लोग मजे में रह रहे हैं, ठीक है। आपने देखे होंगे चीज़ें, इनके बारे में तो पढ़ने का मन नहीं करता है, पढ़ाने का मन नहीं करता है, जोक्स अपार्ट। सो इकोनॉमिक इंटरेस्ट, इंडिया एक्सपोर्ट करता है चाइना को डायमंड, कॉटन यार्ड, आयरन ओर, कॉपर। इंडिया क्या इंपोर्ट करता है वहां से? तो आप देखते हो अपने आसपास जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान देखते हो उसमें ज़्यादातर आप देखोगे कि चाइना से बन के आए हुए हैं, फर्टिलाइजर, एंटीबायोटिक्स एक्सेट्रा, राइट। कॉपरेशन वाला एरिया कौन कौन है? तो ब्रिक्स,
आप जानते हो ब्रिक्स एक ऑर्गेनाइजेशन है, बी से ब्राज़ील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना एंड एस से साउथ अफ्रीका। इन 5 डेवलपिंग कंट्री का एक समूह है। फिर है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एंड G20 है, ठीक है, ईस्ट एशिया समिट है। इन सब में इंडिया और चाइना शेयर करते हैं फॉरा को। बॉर्डर इशू हाल के दिनों में भी, मतलब चाइना अपनी आदत से बाज नहीं आएगा। हाल के समय में भी बॉर्डर इशू फिर से इमर्ज हुए हैं। 2017 में डोकलाम में एक बॉर्डर इशू आता है। बेसिकली डोकलाम वाला जो हिस्सा है ना, वो भूटान के पास आता है, और भूटान में भूटान के साथ इंडिया के कितने अच्छे संबंध है। आप सोच सकते हो कि वहाँ पे जो डिफेंस है ना, वो इंडिया प्रोवाइड करता है। मतलब बेसिकली इंडिया की हेल्प से वहाँ पे डिफेंस बनती है, या डिफेंस वहाँ पे मैनेज होता है। तो भूटान ने बोला कि सर इंडिया देखो, ये चाइना के हमारे टेरिटरी पे कब्जा कर रहा है। तो फिर इंडिया गया था, और बहुत फर्मली, ये बहुत पूरी दुनिया के लिए ये बहुत बड़ी सूचना थी कि इंडिया देखो, ठीक है, अभी हालांकि मिलिट्री कैपेबिलिटी में, इकोनॉमिक कैपेबिलिटी में हम काफ़ी ये हो गए हैं चाइना से पिछले कुछ 20-30 सालों में। कभी तो एक जैसे हुआ करते थे, लेकिन 20-30 सालों में काफ़ी पीछे हो गए। लेकिन आज देखो कि चाइना इतना बड़ा पावर, जब इंडिया के साथ मतलब उसके साथ बॉर्डर इशू फंसा, तो इंडिया ने फर्मली वहाँ पर स्टैंड लिया, फर्मली वहाँ पर खड़ा रहा, टिका रहा, और चाइना को वापस लौटना पड़ा। ये बहुत बड़ी जीत थी उस समय 2017 में डोकलाम इशू। हालांकि फिर से 2020 में गलवान वैली और सैंगोंग, जो पैंगोंग सो लेक है, उसमें भी दिक्कतें देखने को मिली है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये पैंगोंग से जो लेक है, वहाँ पर भी फिंगर 4 से लेके कुछ दिक्कतें आई थी। यहाँ पर ये 2020 का इंसिडेंट है, मतलब अपनी आदतों से कभी बाज नहीं। नेक्स्ट कंट्री जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो है इंडिया यूएसए। अब हम लोग बात करते हैं भारत और यूएसए के संबंधों के बारे में। कोल्ड वॉर इरा, जब 1945 जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म होता है और कोल्ड वॉर जब खत्म होता है 1990s में, तो कोल्ड वॉर के समय में इंडिया और यूएसए के संबंध कैसे थे, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। बहुत अच्छे नहीं थे, ठीक है, बहुत अच्छे नहीं थे। कोल्ड वॉर के समय में ये जो सर हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो नहीं थे, ठीक है। यहाँ पर बस रिप्रेजेंटेशन के लिए इनका चेहरा यूज किया गया है। और अभी भी प्रेसिडेंट तो अभी ये नहीं रहे बेचारे। सो यूएसए जो था ना कोल्ड वॉर के समय में, वो पाकिस्तान की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड था। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हो कि पाकिस्तान से ज्यादा अच्छे संबंध थे किसके, अमेरिका के। इंडिया के साथ उतने अच्छे संबंध नहीं थे। और सीटो एंड सेंटो जब बनता है, साउथ एशियन जो टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन है, साउथ ईस्ट एशियन टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन और सेंट्रल टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन जब बनता है, तो उसमें पाकिस्तान ऐड हो जाता है, लेकिन इंडिया ऐड नहीं होता है। जैसा कि आपको पता होगा कि कोल्ड वॉर के समय ना यूएसए क्या करता था, एक अपना कैंप बनाया हुआ था, कैंप मतलब ऑर्गेनाइजेशन बनाया हुआ था, नाटो जिसका नाम था, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और उन्होंने साउथ एशिया में भी सीटो और सेंटो बना रखा था, ठीक है। तो ये सब उन्होंने बना रखा था। बेसिकली सीटो जो था ना वो साउथ ईस्ट एशिया के लिए था, और सेंटो जो था ना वो मिडिल ईस्ट और सेंट्रल पार्ट के लिए था। तो उसमें ना इंडिया उसका पार्ट नहीं बना। यूएसए चाहता था कि सीटों में हम लोग साउथ ईस्ट के कंट्रीज को अपने साथ मिला लें। ऐसा मैंने आपको बताया भी अभी कि यूएसए और यूएसएसआर यही चाह रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री हमारी तरफ आ जाए। तो यूएसए ने नाटो बना के रखा हुआ था, सीटो सेंटो भी बनाया ताकि एशिया के कंट्री भी, मिडिल ईस्ट के कंट्री भी हमारे साथ आ जाए। यूएसएसआर का तो अपना ही चल रहा था वार्सो पैक्ट करके, ठीक है। तो उसके बारे में कभी बाद में बात करेंगे आगे हम लोग। बट यूएसए की जहाँ तक बात है, तो उसने नाटो बना रखा था। तो नाटो तो छोड़िए, तो यूरोपियन कंट्रीज के लिए हो गया। बट सीटो एंड सेंटो जो बना के रखा हुआ था, वो बेसिकली एशिया एंड मिडिल ईस्ट के लिए था, राइट। तो इससे भी कुछ बात नहीं बनी, इंडिया और यूएसए का रिलेशन कुछ बेहतर नहीं हुआ, क्योंकि यूएसए ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान की तरफ इंक्लाइन था। और इवन कि पाकिस्तान ने इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन भी कर लिया, और यूएसए और पाकिस्तान का मिलिट्री पैक्ट भी हो गया था। मतलब पाकिस्तान पे अगर कभी अटैक होगा ना, तो यूएसए उसकी मदद करेगा, और मदद करता भी है जब इंडिया पाकिस्तान वॉर होता है तो। और यूएसए इंडिया के डोमेस्टिक प्रोग्राम में इंटरफेयर करने की भी कोशिश किया करता था। मतलब इंडिया जो भी चीज़ कर रहा है ना, तो उसमें इंटरफेयर करना, मतलब बीच में टांग अड़ाने वाली आदत जो है ना अमेरिका की, वो पहले से आज तक उसकी आदत नहीं गई। कोल्ड वॉर के बाद क्या होता है, उसके बाद हमारे रिश्ते सुधरते हैं, क्योंकि यूएसएसआर का फॉल हो जाता है। कोल्ड वॉर के बाद यूएसएसआर का फॉल हो जाता है, मतलब यूएसएसआर टूट जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है 1991 में। उसके बाद इंडिया का जो एक बहुत बड़ा एलाई था, ठीक है, इंडिया का एक बहुत अच्छा दोस्त जो था यूएसएसआर, वो तो अब टूट गया, वो खुद अब कमजोर हो गया। तो इंडिया ने सोचा कि अब हमें एक नए दोस्त की तलाश करनी चाहिए, और इंडिया ने अपना फोकस यूएसए की तरफ लगाया। मतलब क्या हुआ कि
कोल्ड वॉर से पहले हमारे उतने अच्छे संबंध नहीं थे यूएसए के साथ, उसके बाद हुआ है 1991 के बाद संबंध ठीक होने शुरू हो गया, क्योंकि यूएसए को भी पता चल गया कि 21st सेंचुरी जब आएगी तो चाइना और इंडिया ही एक बड़े सेंटर ऑफ पावर बनने वाले हैं। तो उन्होंने सोचा कि झगड़ा वगैरह करके कोई फायदा नहीं है। पीवी नरसिम्हा राव जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर एंड क्लिंटन जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, और इन दोनों की पार्टनरशिप अच्छी खासी बनती थी और इन लोगों ने रिलेशन को आगे बढ़ाया। एंड इवन की पाक के साथ जो हमारा लड़ाई होता है कारगिल वॉर 1999 में, तो उसमें यूएसए ने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया, यूएसए न्यूट्रल रहा। जैसा मैंने आपको बताया कि यूएसए और पाकिस्तान के बीच में मिलिट्री पैक्ट हो रखा था कि सपोर्ट करेंगे, लेकिन कारगिल वॉर के दौरान पाक का साथ, मतलब पाकिस्तान का साथ यूएसए ने नहीं दिया। मतलब हमारे साथ रिलेशन अच्छे हो रहे हैं, ठीक है। अगर पाकिस्तान का साथ दे देता यूएसए तो फिर हम लोग के साथ उसके संबंध बिगड़ जाते हैं। और जैसा मैंने बताया कि यूएसए को पता चल चुका था कि जो इंडिया और चाइना है यही अब नए सेंटर ऑफ पावर बनने वाला। इंडिया इतना बड़ा मार्केट, इतनी बड़ी इकॉनमी अब बनने वाली थी धीरे धीरे। 2000 में 2000 ईस्वी में क्लिंटन इंडिया को विजिट करते हैं, जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट थे उस समय, और उसके बाद रिलेशन धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, अच्छे होते चले जाते हैं। एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था इंडो यूएस न्यूक्लियर डील, जो कि प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे उस समय, और वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश। इन दोनों के बीच में एक पैक्ट साइन होता है, न्यूक्लियर डील जिसको कहते हैं, और इस एग्रीमेंट का नाम है 123 एग्रीमेंट, ठीक है। और ये साइन होता है 2005 में। ये बहुत बड़ा डील है, ठीक है। आप लोग इसकी इंटेंसिटी शायद नहीं समझ रहे होंगे, लेकिन उस समय ये बहुत भयानक वाला डील था, बहुत बहुत बड़ा वाला डील था, क्योंकि कुछ ही साल पहले इंडिया ने अपने यहाँ पे न्यूक्लियर जो वेपन है उसको टेस्ट किया था पोखरण में, और उसके बाद अमेरिका ने सैंक्शन लगा दिया था इंडिया पे, कि इंडिया पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगा दिए थे। और उसके कुछ ही साल बाद 2005 में आप देख रहे हो कि इंडिया और यूएसए के बीच में न्यूक्लियर डील हो रहा है। ये अपने आप में पूरी दुनिया को अचंभित करने वाला डील था। और इस डील में बेसिकली आपको थोड़ा सा हाईलाइट में बता देता हूँ कि हुआ क्या, कि इंडिया और यूएसए के बीच में डील था। इसमें क्या हुआ कि इन लोगों ने डील कर लिया कि इंडिया एक अच्छा देश है, इंडिया जो न्यूक्लियर एनर्जी है ना उसको वेपन के लिए नहीं बल्कि बिजली या दूसरी चीज़ों के लिए यूज़ करेगा। तो अमेरिका बोला चलो ठीक है, तुमको हम न्यूक्लियर वेपन दे देंगे। नहीं, न्यूक्लियर वेपन कोई किसी को नहीं देता है। उन्होंने क्या कहा कि न्यूक्लियर एनर्जी आपको देंगे। मतलब क्या हो गया कि आपको हम न्यूक्लियर एनर्जी बना के लेने के लिए जो मटेरियल होता है वो आपको प्रोवाइड करेंगे। आपके ऊपर जो रेस्ट्रिक्शन लगा के रखा गया है उन सबको आज से हम लोग हटाते हैं, और आपको हम लोग जो न्यूक्लियर एनर्जी में चीज़ें मटेरियल यूज होती है वो आपको देंगे। इवन कि आप जो न्यूक्लियर एनर्जी डेवलप करोगे या मटेरियल्स होंगे वो आप हमसे खरीद भी सकते हो और दुनिया के अलग अलग देशों को बेच भी सकते हो और हमें भी बेच सकते हो। तो ये चीज़ हुआ, सिंपल सी बात कि वहाँ पर जो पहले जो सैंक्शन लगाया हुआ था इंडिया के ऊपर, अमेरिका ने उसको ख़त्म करके उन्होंने इंडिया के साथ एग्रीमेंट करा कि अब आप न्यूक्लियर एनर्जी डेवलप करो, हम आपकी मदद भी करेंगे। एरिया ऑफ कोऑपरेशन की जब तक बात करें तो साइंस टेक, एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज, डिफेंस, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। अगर एग्जाम में आपसे पूछे तो कुछ भी एरिया आप लिख सकते हो, क्योंकि इन सारे मुद्दों पे इंडिया और अमेरिका के बीच में रिलेशन अच्छे हैं। साथ ही साथ यूएसए जो है ना वो 6th लार्जेस्ट सोर्स है क्रूड ऑयल एंड हाइड्रोकार्बन का। इंडिया छठा सबसे बड़ा जो सप्लाई करवाता है वो क्रूड ऑयल का और हाइड्रोकार्बन का अमेरिका से ही करवाता है। फिर G20 में हम इसके सपोर्टर, इसके साथ फोरम शेयर करते हैं। एंड क्वाड हालांकि हाल के समय में ही ज़्यादा इंटेंसिटी उसकी बढ़ रही है, क्योंकि क्वाड देखिए बेसिकली है क्या, यूएसए, क्वाड की मैं बात कर रहा हूँ, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड जापान, इनका एक ग्रुप है, ठीक है, इनका एक ग्रुप है। ये बेसिकली क्यों है, ये इंडो पैसिफिक में जो चाइना का रोल बढ़ रहा है ना, चाइना को कर्टेल करने के लिए ये क्वाड को डेवलप किया जा रहा है। चाइना से ये चारों कंट्री परेशान हैं, तो इन सब कंट्री ने सोचा कि नहीं, चाइना को कर्टेल करने के लिए, चाइना के पावर को रोकने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। तो उन्होंने क्वाड बना रखा है। तो ये सब एरिया है, यहाँ पर कोऑपरेट करते हैं अमेरिका और इंडिया। पोस्ट कोल्ड वॉर एरा में आपने देखा कि यूएसए और इंडिया का जो रिलेशन है वो इंप्रूव हुआ है एंड स्ट्रेंथन हुआ है। जो इंडिया है वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी मतलब क्या हुआ कि इंडिया से बड़ा देश कौन है आबादी के मामले में, चाइना, और वहाँ पे तो डेमोक्रेसी है ही नहीं। तो आप कह सकते हो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कौन सी है, इंडिया। और यूएसए वर्ल्ड की ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, क्योंकि आप जानते हो कि 1776 में ही अमेरिका आज़ाद हो गया था। तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है पूरे दुनिया के लिए, राइट। नेक्स्ट जो कंट्री हमें पढ़ना है वो इंडिया एंड रशिया। समझते हैं इसके बारे में। इंडिया एंड यूएसएसआर रिलेशन, आपको पता है कि 1991 से पहले ये यूएसएसआर था,
ठीक है। बाद में क्या होता है, यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो जाता है एंड बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज में बढ़ जाता है, जिसका सबसे एक बड़ा पार्ट है रशिया। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो हम लोग समझते हैं कि यूएसएसआर जो है ना, उसके साथ कैसे रिलेशन थे प्रायर टू 1991, बिकॉज 1991 में ही यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट होता है। ठीक है, 1917 में रशियन रिवॉल्यूशन होता है और उसके बाद ये यूएसएसआर बन जाता है। पहले रशिया था एंड आपको पता होगा यहाँ पे जार का रूल था, उसके बाद रशियन रिवॉल्यूशन, देन यूएसएसआर बन जाता है, फिर ये यूएसएसआर चलता है 1991 तक एंड उसके बाद यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट और उसके बाद रशिया एंड बहुत सारे और भी कंट्री जो इसके अलावा बनते हैं, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, राइट, ऐसे बहुत सारे, लिदुनिया, ऐसे बहुत सारे कंट्री इससे बनते हैं निकल के। तो कैसा रिलेशन था इंडिया और रशिया के बीच में 1991 से पहले? देखिए बहुत अच्छा रिलेशन था। जैसा मैंने आपको बताया कि अमेरिका के साथ उतनी अच्छी नहीं बनती थी, लेकिन रशिया के साथ काफ़ी अच्छी बनती थी, मतलब सोवियत यूनियन के साथ काफ़ी अच्छी बनती थी और हमारा स्ट्रैटेजिक पार्टनर भी था 1947 से, जब से हम लोग आज़ाद हुए उसके बाद से हम लोग काफ़ी अच्छे दोस्त थे। इवन कि रशिया में जो जो चीज़ इंप्लीमेंट करी गई ना, उससे हम लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा है, जैसे 5 ईयर प्लान है, ये सब हम लोगों ने रशिया से ही सीखा है, मीन उस समय के सोवियत यूनियन से। ठीक है, मैंने आपको बताया यूएसए की उलट हम लोग काफ़ी अच्छा रिलेशन शेयर करते थे। वो लोग हमारे ऑटोनॉमी को रिस्पेक्ट भी किया करता था। अमेरिका क्या करता था ना, हमारी इंटरनल मैटर में इंटरफेयर करता था। फिर इंडिया ने और सोवियत यूनियन ने एक ट्रीटी साइन कर रखा था जिसका नाम था पीस, ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप और कोऑपरेशन। ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया और सोवियत यूनियन ने कौन सी ट्रीटी साइन कर रखी थी? ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन, और ये 20 साल का ट्रीटी था। ये कब साइन किया गया था? 1971। बेसिकली चीज क्या हो रही थी इसको समझते हैं। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अपना लड़ाई अब इनएविटेबल था, मतलब अब होने ही वाली थी। ये कौन सी लड़ाई थी? बांग्लादेश के फ्रीडम की लड़ाई थी। और ऐसा पूरा संभव था कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई होने ही वाली है। तो हमारे देश की जो प्रधानमंत्री थी उस समय वो थी इंदिरा गांधी जी, और वो रशिया जाती है और सोवियत यूनियन के साथ उन्होंने ट्रीटी भी साइन कर रखा था, साइन कर लिया था कि जब हम लोग लड़ाई लड़ेंगे ना, तो रशिया भाई आप हमारी मदद करना, और करता भी है। इंडो पाक वॉर जब होता है 1971 में बांग्लादेश फ्रीडम के लिए, तो उस समय यूएसएसआर ने इंडिया का हेल्प करा था। इवन कि आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ कि ये जो इंडिया है ना, तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई हो रही है और यहाँ पर इंडियन ओशन है। तो इसमें क्या हुआ कि उधर से अमेरिका के कई शिप आ चुके थे, इंडिया पे अटैक करने के लिए। जैसा मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में मिलिट्री पैक्ट साइन हो चुका था कि कभी भी पाकिस्तान को जरूरत पड़ेगी तो अमेरिका हेल्प करेगा। तो अमेरिका से कई सारे शिप आ चुके थे इंडिया पे अटैक करने के लिए, लेकिन उसी समय बहुत तेजी से चुपचाप से ही रशिया ने अपने सारे शिप को यहाँ पर डिप्लॉय कर दिया और अमेरिका यहीं से पीछे चला गया, क्योंकि अमेरिका कभी भी हॉट वॉर नहीं चाहता था, कभी भी यूएसएसआर से वो टकराना नहीं चाहता था डायरेक्ट। वो तो हमेशा कोल्ड वॉर चाहता था, बिकॉज दोनों ही कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन एंड बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अगर थोड़ी सी भी लड़ाई बढ़ती है तो पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी लड़ाई छिड़ जाने वाली थी। फिर इंडिया और रशिया का रिलेशन आफ्टर 1991 क्या होता है? तो देखिए, क्योंकि आपको पता है कि मैंने आपको बताया कि यूएसएसआर क्योंकि अब डिसइंटीग्रेट हो गया, तो बायलैटरल रिलेशन इसका उतना ज़्यादा बेहतर नहीं रहा, क्योंकि अब यूएसएसआर खुद कमजोर होगी। और मैं फिर से रिपीट करूंगा, यहाँ पर कोई परमानेंट नाइनमी होता है ना परमानेंट फ्रेंड होता है, बल्कि परमानेंट इंटरेस्ट होते हैं। अब इंडिया ने भी देखा कि यूएसएसआर तो अब कमजोर हो चुका है, तो अब हमें दूसरी तरफ देखना चाहिए। तो अब यूएसए की तरफ इंडिया मूव कर चुका था एंड यहाँ पर ये जो मीम है ये उसको बहुत अच्छे तरीके से जस्टिफाई करता है इस चीज़ को। 1993 में रशियन प्रेसिडेंट थे बोरिस येल्त्सिन, वो इंडिया विजिट करते हैं और एक नया ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, ठीक है, साइन करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि 1971 में ट्रीटी साइन किया जाता है, तो कितने सालों के लिए? 20 सालों के लिए। तो ये चला था 1991 पे, ठीक है। 1991 में फिर यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट। उसके बाद 1993 में वहां के जो प्रेसिडेंट थे बोरिस येल्त्सिन, वो इंडिया विजिट करते और उन्होंने एक नई ट्रीटी साइन की। हालांकि ये उतना ज्यादा अच्छा नहीं था, मतलब उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं था। पहले वाला जो था ना 1971 का, वो बहुत ज्यादा पावरफुल था। फाइनली जब 2000 में रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, जो अभी भी राष्ट्रपति हैं, ठीक है, बीच में हालांकि कुछ समय के लिए वो, क्योंकि ऐसा रूल है कि लगातार आप इतने बार से ज़्यादा आप प्रेसिडेंट नहीं बन सकते, तो बीच में उन्होंने जो प्राइम मिनिस्टर थे उसको उन्होंने प्रेसिडेंट बना दिया था और फिर एक टर्म प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बन गया, फिर उसके बाद पुतिन जी ही प्रेसिडेंट बन गए। तो सोच सकते हो 2000 से अभी तक वो पुतिन जी ही बने हुए हैं, मतलब व्लादिमीर पुतिन ही रशिया के प्रेसिडेंट है। बीच में कुछ सालों के लिए उन्होंने दूसरे व्यक्ति को बिठा दिया था और खुद प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। सो 2000 में फिर से एक नई ट्रीटी साइन होती है और जो ट्रीटी होता है
उसको फिर स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप वाला ट्रीटी बनाया जाता है। मतलब हम लोग काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, स्ट्रैटेजिकली सारी चीज़ों को मैनेज करेंगे। और फाइनली 2000 में जो ट्रीटी था उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करके 2010 में उसको बहुत अच्छा बना दिया गया और उसको स्पेशल एंड प्रिविलेज स्टैटिक पार्टनरशिप बना दिया गया। मतलब पहले क्या था, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, और उसको 2010 में उसको अपलिफ्ट करके स्पेशल एंड प्रिविलेज स्टैटिक पार्टनरशिप, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बना दिया गया। और इवन की ये भी रख दिया गया कि इंडिया और रशिया हर एक साल हाई लेवल मीटिंग करेंगे। मतलब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और रशिया के जो प्रेसिडेंट है वो हर एक साल मीटिंग करेंगे। ये इसी चीज़ में डिसाइड कर दिया गया था 2010 के बाद। एरियाज ऑफ कॉपरेशन, मतलब कौन कौन से एरिया में कोऑपरेट कर रहे हैं ये दोनों कंट्री। तो इंडिया लार्जेस्ट इंपोर्टर है रशियन डिफेंस इक्विपमेंट का। रशिया से डिफेंस इक्विपमेंट आते हैं तो लार्जेस्ट, सबसे ज़्यादा इंडिया ही इंपोर्ट करता है। फिर S-400 मिसाइल हैं। आपको बता दूं कि S-400 मिसाइल जो है ना, जो रशिया बनाता है, तो अमेरिका ने मना कर रखा है। अमेरिका ने बोल रखा है दुनिया के कंट्री को कि भाई तुम लोग रशिया से S-400 मिसाइल कभी मत खरीदना, और जो भी खरीदेगा उस पर मैं सैंक्शन लगा दूंगा। ठीक है, उस पर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन लगा दूंगा, उस पर डील नहीं करूंगा, उसके साथ ट्रेड नहीं करूंगा, चीज़ें होगी। लेकिन सोचिए, इंडिया का जिगरा देखिए भाई, कि अमेरिका के धमकियों से इंडिया डरा नहीं और रशिया से उन्होंने S-400 मिसाइल खरीदते जा रहे हैं हम लोग। फिर इंडिया और रशिया ने मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल भी डेवलप कर रखा है। आपको बताना ये है कि ब्रह्मपुत्रा रिवर, ठीक है, देखिए ब्रह्मोस जो है ना, ये नाम आया है इंडिया के और रशिया के दो रिवर के नाम से। तो ब्रह्मपुत्रा रिवर से BRAH आया, और मॉस ये रशिया का रिवर है। आपको कमेंट में इसका आंसर देना है कि ये किस रिवर से इसका नाम लिया गया, MOS, राइट, ये रशिया का रिवर है। फिर और कौन से जगह पे हम लोग फोरम शेयर करते हैं, तो G20 में हम और रशिया दोनों ही मेंबर हैं। ब्रिक्स में जैसा मैंने बताया था, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, उसमें मेंबर है। फिर संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में भी मेंबर हैं हम लोग। अच्छा चलिए, ये नाम है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन एक थोड़ा सा कैच है, इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है ये आपको बताना है। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर्स कहाँ है, ये मैं आपको बता दूं, ये संघाई में बिल्कुल नहीं है। साथ ही साथ हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी पे भी काफ़ी अच्छा डील करते हैं, ट्रेड करते हैं। ट्रेड में भी हमारा काफ़ी अच्छा कोऑपरेशन है। साइंस एंड टेक, स्पेस प्रोग्राम, इवन की जो गगनयान है, ठीक है, इंडिया का ये प्रोजेक्ट है गगनयान मिशन। इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग मैन को भेज रहे हैं। हम लोग आज तक स्पेस में किसको भेज चुके हैं, मतलब अनमैन्ड मिशन हमारा रहा है, ठीक है, लेकिन इंडिया ये प्लान कर रहा है कि हम लोग मैन को भेजें। मैन को भेजने मतलब मैंड मिशन, हम लोग अंतरिक्ष में इंसान को भेजें, इंडिया ये ट्राई कर रहा है, इसरो। तो उसके लिए जो ट्रेनिंग है ना लोगों को, मतलब जो भी व्यक्ति जाएंगे स्पेस में, तो उनको ट्रेनिंग रशिया दे रहे हैं। देख रहे हो आप कितने अच्छे तरीके से हमारा सपोर्ट करता है। नेक्स्ट जो कंट्री है वो है इंडिया एंड इसराइल के बारे में हमें पढ़ना है। इसराइल, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर एक छोटू सा कंट्री है इसराइल, ठीक है। एंड यहाँ पर अगर इसको जूम किया जाए तो ये है इसराइल, ये जो आप येलो कलर में देख रहे हो इसराइल है। फिर उसके बाद ये वेस्ट बैंक का इलाका है, और ये गाजा स्ट्रिप है एंड गोलन हाइट्स है। इसका जो हिस्ट्री है ना, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड। यहाँ पर ना पैलेस्टीन भी एक नाम का देश है जिसको हम लोग रिकग्नाइज करते हैं, पैलेस्टीन। हालांकि इसराइल ने काफ़ी सारे हिस्से पर यहाँ पर कब्जा कर रखा है, ठीक है। फिर यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है जेरूसलम, यहाँ पर देख रहे हो, वो रिलीजियस इंपॉर्टेंस की जगह है। इसराइल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, उतना ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आप लोग गूगल कर सकते हो और दूसरी जगह पे चीज़ें देख सकते हो उसमें, या फिर होगा तो मैं किसी दूसरे वीडियो में आपको कवर कर दूंगा। वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि इसराइल का इतिहास काफ़ी ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा है या बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है चीज़ें, तो जिस प्रकार से इसराइल और फ़लस्तीन के रिलेशन है काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत उतार चढ़ाव होते रहते हैं, ठीक है। इसराइल 1948 में ब्रिटिशर्स से आज़ाद होता है, ठीक है, इसराइल। और ओनली नन इस्लामिक नेशन है वेस्ट एशिया में। वेस्ट एशिया में अकेला देश जो कि नन इस्लामिक नेशन है। मतलब कौन सा देश है फिर ये, तो ये जूइश नेशन है, यहूदियों का देश, ठीक है। यहूदी, याद होगा हिटलर ने इन्हीं लोगों को मारा था, हॉलोकॉस्ट जो हुआ था जर्मनी में वो उन्हीं के खिलाफ हुआ था। इंडिया ने इसराइल को रिकॉग्नाइज किया एज ए कंट्री, एज ए स्टेट ऑन 17 सितंबर 1950 को, लेकिन इसके साथ कोई डिप्लोमेटिक टाइज नहीं बनाए, मतलब डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं बताए, मतलब कि हमारे एम्बेसडर या वहाँ के एम्बेसडर इंडिया के साथ इंडिया पे नहीं थे, ठीक है। हम लोगों ने रिकॉग्नाइज कर दिया कि हाँ ये आप एक कंट्री हो, ठीक है। और इसराइल 1948 में ही आज़ाद हुआ था। और स्वेज कैनल इशू के दौरान 1956 में इसराइल ने स्वेज कैनल इशू के दौरान, और साथ ही साथ इसमें इसराइल ने भी पार्टिसिपेट किया था। मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि स्वेज कैनल वाले इशू में इसराइल भी सपोर्ट कर रहा था ब्रिटिशर्स का। सो वो हो गया। फिर इसराइल ने लेबनान पे इन्वेड किया था 1982 में, तो इंडिया ने इन दोनों ही जगहों पे, दोनों ही इंसिडेंट में इसराइल को कंडेम किया था, मतलब अपोज किया था कि इसराइल जो कर रहा है वो गलत कर रहा है।
ये चीज़ है। फिर साथ ही साथ जो फ़लस्तीन का कॉज़ है, फ़लस्तीन, और हालाँकि अगर थोड़ा बहुत मैं आपको बता दूँ कि ये जो इलाका है ना, मान लीजिए इज़राइल है, तो इज़राइल ना तो ज्विश कम्युनिटी यहाँ पर है और अरब्स कम्युनिटी, ठीक है? अरब्स बेसिकली मुस्लिम्स जिसको आप कह सकते हो। तो अरब वाले जो है ना वो फ़लस्तीन से, उनका जो कंट्री है वो फ़लस्तीन है। फ़लस्तीन उसको हिंदी में भी कहते हैं, और यहूदियों का जो देश है ना वो इज़राइल है। तो इनके बीच में काफ़ी सारा टसल चलता रहता है। तो हम लोग और इज़राइल ने काफ़ी सारे फ़लस्तीन के एरिया पे एनेक्स भी कर रखा है। सो हम लोग फ़लस्तीन को भी सपोर्ट करते हैं। तो बहुत कम ही ऐसी कंट्री है दुनिया में जो कि दोनों के साथ अच्छे रिलेशन बना के रखा हुआ है। इंडिया उसमें से एक है। बहुत यूनिक तरीके से इंडिया ने अपने रिलेशन को बैलेंस कर रखा है कि इज़राइल के साथ भी हमारे अच्छे रिलेशन है और फ़लस्तीन के साथ भी अच्छे रिलेशन है। और इंडिया ने हमेशा से फ़लस्तीन के कॉज़ को सपोर्ट किया, फ़लस्तीन को सपोर्ट किया कि इज़राइल जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। लेकिन साथ ही साथ इज़राइल के साथ भी अच्छा रिलेशन रहा है। फाइनली 1992 वो साल आता है जब हम लोग फॉर्मली डिप्लोमेटिक टाइज बनाना उन्होंने स्टार्ट कर लिया। इज़राइल की जो एम्बेसी है वो इंडिया में खुलती है। इज़राइल की एम्बेसी इंडिया में खुलती है, मतलब हमारा डिप्लोमेटिक रिलेशन बन गया, मतलब हमारे एम्बेसडर, मतलब वहाँ के एम्बेसडर इंडिया आ चुके हैं। मतलब डिप्लोमेटिक रिलेशन कब बना था? 1992, ये याद रखिएगा कि डिप्लोमेटिक रिलेशन कब बना? 1992 में। कहाँ हम लोग 1950 में ही उसको रिकॉग्नाइज कर चुके थे, लेकिन 1992 में आकर, मतलब 42 साल बाद जाकर उसके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाते हैं। बाद में जब एनडीए की गवर्नमेंट बनती है 1996 से 1998 के दौरान में, अटल बिहारी वाजपेयी के समय में, उस समय रिलेशन और ज़्यादा बेहतर होता है। प्रधानमंत्री मोदी जी भी इसराइल को विजिट करते हैं 2017 में, और इसराइल के जो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू थे उन्होंने भी इंडिया को विजिट किया था 2018 में। एरियाज देख लेते हैं कहाँ पे हम लोग कोऑपरेट कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो कितना अच्छा रिलेशन है। इंडिया लार्जेस्ट बायर है मिलिट्री इक्विपमेंट का इसराइल से, और दूसरी तरफ अगर बात करें तो सेकंड लार्जेस्ट डिफेंस सप्लायर है इंडिया आफ्टर रशिया, मतलब रशिया के बाद सबसे ज़्यादा हम लोग इसराइल से ही हम मिलिट्री इक्विपमेंट वगैरह लेते हैं। उसके बाद इंडिया 10th लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है इसराइल का, एंड थर्ड लार्जेस्ट है एशिया में। एशिया में थर्ड लार्जेस्ट कंट्री हम ही है, हमारे साथ ही ट्रेड होता है इसराइल का। कल्चरल एक्सचेंज होता है, कल्चर में एक्सचेंज देखने को मिल रहा है। सिक्योरिटी एंड डिफेंस के लिए हमारा काफ़ी ज़्यादा मदद किया था। आप देख रहे हो कि डिफेंस में कितना ज़्यादा इक्विपमेंट हम लोग खरीदते हैं, इसराइल से बहुत सारी चीज़ें हम लोग परचेज करते हैं। फिर काउंटर टेररिज्म, इसराइल भी टेररिज्म से काफ़ी ज़्यादा ग्रसित एक देश है। स्पेस रिसर्च में हमारी काफ़ी हेल्प करता है। वाटर 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 जो, एक तो इसराइल के पास में वाटर की बहुत कमी, ठीक है, और इरिगेशन जो फैसिलिटीज़ होता है उसको बहुत अच्छे तरीके से उसने मैनेज कर रखा है। मतलब पानी कम है लेकिन फिर भी उसको बहुत अच्छे तरीके से वो मैनेज कर रहा है। तो ये सब हम लोग कोऑपरेट कर रहे हैं और उसके साथ ये सब चीज़ें सीख रहे हैं। एनर्जी और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में हम लोग काम कर रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं इंडियाज़ न्यूक्लियर पॉलिसी के बारे में, क्योंकि इसमें कुछ चेंजेस देखने को मिले हैं हाल के समय में। न्यूक्लियर प्रोग्राम जो इंडिया का है वो इनिशिएट किया गया था लेट 1940s में ही। 1940 के दौरान में ही हम लोगों ने इंडिया में ज़रूरत महसूस कर ली थी कि हम लोगों को न्यूक्लियर प्रोग्राम को स्टार्ट कर देना चाहिए, और उस समय होमी जहांगीर भाभा, उनके गाइडेंस में हम लोगों ने न्यूक्लियर प्रोग्राम को इंडिया में स्टार्ट किया था। और इंडिया में न्यूक्लियर प्रोग्राम के जनक होमी जहांगीर भाभा को भी माना जाता है। और इंडिया ने फर्स्ट जो अपना न्यूक्लियर एक्सप्लोजन है वो टेस्ट किया, कब किया? मई 1974 में। उसका जो कोड नेम था वो था स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा, राइट। ये चीज़ है, आपने कभी पिक्चर्स वगैरह में देखा होगा, साइकिल पे ही हम लोग ने लोड करके हमें मिसाइल विसाइल ले गए थे, सारी चीज़ें करी थी। तो पहला जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है वो कब होता है? मई 1974 में, कोड नेम स्माइलिंग बुद्धा। और कहाँ पर हुआ था? पोखरन में। ये पोखरन कहाँ पर है? राजस्थान में। लेकिन ये जो था ना, ये पीसफुल पर्पस के लिए था। इंडिया ने बोला कि हम लोग न्यूक्लियर पावर का केवल यूज करेंगे पीसफुल प्रोसेस पर्पस के लिए, मतलब कभी बम वगैरह नहीं बनाएंगे, एटम बम नहीं बनाएंगे जैसे अमेरिका ने जाकर अब जापान पे गिरा दिया, वैसा हम लोग काम नहीं करेंगे। हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी का यूज करेंगे एनर्जी डेवलप करने में, जैसे बिजली बनाने में या दूसरे पर्पस के लिए। लेकिन हुआ क्या कि P5 मेंबर जो हैं, जो परमानेंट 5 मेंबर्स है, कहाँ के? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में आपको पता होगा कि 15 मेंबर्स होते हैं, ठीक है, और उसमें से 5 जो मेंबर होते हैं ना वो परमानेंट होते हैं, तो उनको P5 कहा जाता है, और 10 जो मेंबर होते हैं नॉन परमानेंट होते हैं, जिसमें अभी इंडिया मेंबर भी है। सो होता क्या है कि ये जो परमानेंट 5 मेंबर है ना, इन लोगों ने न्यूक्लियर वेपन बना लिया, ठीक है, और उसके बाद कहा कि एनपीटी लगा देते हैं हम लोग, ठीक है, कि मतलब दुनिया का ये एक नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी था 1968 में, इन्होंने इम्पोज करना चाहा कि मतलब हम लोगों ने बना लिया है, कि 5 कंट्री जो है इन लोगों ने कहा कि हम लोगों ने बना लिया है, अब किसी और को नहीं बना देंगे। समझ में आ रहा है? तो कितना डिस्क्रिमिनेटरी कि आपने बना लिया, ये जो परमानेंट 5 कंट्रीज हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, अब आप ये कह रहे हो कि आप नहीं बनाओगे, दुनिया का कोई और कंट्री नहीं बनाएगा। ये बहुत गलत है। समझ में आ रहा है? बात ठीक से समझो आप
कि इन पांचों कंट्री ने एटम बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया, न्यूक्लियर वेपन बना लिया, और उसके बाद ये कह रहे हैं कि दुनिया में और कोई कंट्री नहीं बनाएगा, हम केवल 5 बनाएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। इंडिया ने कहा कि नहीं नहीं, ये तो गलत बात है भाई, आप लोगों ने ही क्यों बनाया, या फिर आप खत्म करोगे तो आप भी खत्म करो, अगर किसी को नहीं बनाने दोगे तो आप भी अपना जो न्यूक्लियर वेपन है उसको खत्म कर लो, तब ठीक है। तो उन लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, हम बना लिए तो हम बढ़िया। ठीक है, वही वाली चीज। वो क्या है कि साडा कुत्ता कुत्ता और ਤੁਹਾਡਾ कुत्ता टॉमी वाली चीज की, मतलब हम बना लिए वो ठीक है, आप बनाओगे तो वो गलत है। इंडिया ने फिर न्यूक्लियर टेस्ट किया मई 1998 में, ऑपरेशन शक्ति इसका नाम रखा गया। और हालांकि आपको बता दूं 1974 में, उस समय जब इंडिया ने किया था तो उस समय इंदिरा गांधी जी इंडिया की प्राइम मिनिस्टर थी, एंड जब 1998 में करते हैं तो अटल बिहारी वाजपेयी जी यहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे। और ये भी आपको पोखरण में ही होता है, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसके ऊपर तो मूवी भी बन चुकी है जॉन अब्राहम की, वो जॉन अब्राहम है इसमें लीड में, और ऑपरेशन शक्ति इसका नाम रखा गया था। और इसमें बहुत अच्छे तरीके से किया गया था, सही में अमेरिका को चकमा देके ये चीज़ें करी गई थी। हालांकि अमेरिका और बाकी दुनिया के बाकी देश इससे काफ़ी ज़्यादा बौखलाए थे, अमेरिका ने हमारे ऊपर काफ़ी सारे सैंक्शन भी लगा दिए थे, तो ये चीज़ है। इंडिया ने उसके बाद कहा कि ये देखो, हम इसके बाद एक पॉलिसी अपनाते हैं जिसका नाम होगा नो फर्स्ट यूज। नो फर्स्ट यूज का मतलब क्या हो गया कि न्यूक्लियर वेपन को कभी हम लोग फर्स्ट यूज नहीं करेंगे। मतलब क्या होगा कि हम लोग कभी भी न्यूक्लियर वेपन को पहली बार यूज नहीं करेंगे, मतलब पहली बार में हम किसी देश पर न्यूक्लियर वेपन का यूज नहीं करेंगे, लेकिन अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे भी नहीं। मतलब हम लोग कभी भी सबसे पहली बार न्यूक्लियर वेपन का यूज नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई हमारे ऊपर करता है तो हम लोग उसको फिर छोड़ेंगे नहीं, ये चीज है। तो ये होता है नो फर्स्ट यूज वाली चीज, न्यू फर्स्ट यूज वाली पॉलिसी। तो इंडिया हमेशा से बोलता आ रहा है कि नो फर्स्ट यूज, नो फर्स्ट यूज, मतलब हमारे पास न्यूक्लियर वेपन तो है, लेकिन हम एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर वेपन वाली कंट्री हैं, हम कभी भी इसका पहली बार में उपयोग नहीं करेंगे। ये केवल एक डिटरेंस क्रिएट करने के लिए बनाया गया है कि सामने वाला डर के मारे हमारे ऊपर कभी भी न्यूक्लियर वेपन को यूज ना करे, ये चीज है। लेकिन पाकिस्तान वो तो अलग ही रागा वाला अपता है, वो हमेशा कहता रहता है कि न्यूक्लियर वेपन हमारे पास है, हम छोड़ देंगे, इंडिया कुछ भी करेगा तो हम न्यूक्लियर वेपन उसके ऊपर मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और इसी के कारण हाल के दिनों में पॉलिसी में चेंज देखने को मिली, जब एक स्टेटमेंट में राजनाथ सिंह जो हमारे यहाँ के डिफेंस मिनिस्टर है, उन्होंने कहा था कि इंडिया हो सकता है कि ये नो फर्स्ट यूज वाली पॉलिसी है उसको रिव्यू करे, और भारत के हित में अगर होगा तो नो फर्स्ट यूज वाली पॉलिसी को हम लोग खत्म भी करके किसी दूसरे देश पर हम पहले यूज भी कर दें। तो ये भी चीज़ है, क्योंकि आप धमकी दे रहे हो, पाकिस्तान धमकी देते रहता है, चाइना तो हालांकि डायरेक्टली धमकी नहीं देता है, वो भी एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर पावर है ना। तो उस स्थिति में भारत ने कहा था कि नो फर्स्ट यूज वाली पॉलिसी जो है उसमें हम लोग चेंज भी ला सकते हैं। साथ ही इंडिया कमिटेड है एनएसजी में मेंबरशिप लेने का। एनएसजी मतलब न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप्स, ठीक है। अगर इंडिया इसका मेंबर बन जाता है, देन उसके बाद न्यूक्लियर एनर्जी को डेवलप करने के लिए जो भी न्यूक्लियर मटेरियल जो होते हैं ना, वो पाने में इंडिया को आसानी हो जाएगी। तो लेकिन चाइना इसका मेंबर इंडिया को बनने ही नहीं दे रहा है, बार बार। बाकी सारे कंट्री मान गए, ठीक है, अमेरिका, रशिया, ये सब सारी कंट्री मान चुके हैं कि इंडिया को आना चाहिए एनएसजी में, लेकिन चाइना बार बार रोक देता है। ठीक है, वो कहता है कि नहीं, इंडिया आएगा तो पाकिस्तान को भी लेके आओ। ठीक है, और दुनिया जानती है कि पाकिस्तान उतना रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर नहीं है। तो हालांकि इंडिया एनएसजी में ट्राई कर रहा है कि एनएसजी का मेंबर बन जाए, लेकिन साथ ही साथ इंडिया ये भी कह रहा है कि सीटीबीटी जो और एनपीटी, ये सब फालतू ट्रीटी, इसको कभी हम साइन नहीं करेंगे क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटी। सो दैट्स ऑल फोक्स, मतलब ये चैप्टर आपका द एंड हो गया। अब क्या करना है आपको, नोट्स। आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा, उस नोट्स को आप रिव्यू करोगे, पढ़ोगे, 10 बार आप रिवाइज करोगे, दैट्स इट। ये जो मटेरियल था ये एकदम कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल था। और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम है वहां पर आप पूछ सकते हो। एवरीथिंग इज फ्री फॉर ऑल ऑफ यू, यू जस्ट हैव टू रीड रीड एंड रीड। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, कीप लर्निंग, स्टे क्यूरियस। थैंक यू सो मच।